हेलो बच्चों, वेलकम टू माय अकेडमी। बच्चों एक नए वन शॉट के साथ हम आ गए हैं और आज हम कवर कर रहे हैं जिस चैप्टर को, उसका नाम है सेंटर ऑफ मास। बच्चों वीडियो थोड़ा सा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन हमने इसमें हर एक कॉन्सेप्ट, हर एक टाइप ऑफ क्वेश्चन, हर एक न्यूमेरिकल को कवर किया है, ताकि अगर आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, नोट्स बना लेते हैं और उसको प्रॉपर्ली रिवाइज करके एग्जाम में जाते हैं, तो बच्चों एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको ऐसा लगे कि सर ने नहीं कराया था या हम नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो बस आपको सीरियसली इसे फॉलो करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले बच्चों हम यहां पर ये देखेंगे कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन हम कैसे फाइंड करते हैं, कि भाई सेंटर ऑफ मास आखिर है कहां पर। ठीक है, तो बच्चों इसके लिए अगर आप देखो तो हमने एक सिस्टम ले रखा है। इसमें बच्चों एक पार्टिकल है जिसका मास है m1, दूसरा पार्टिकल है मास m2, तीसरा पार्टिकल है मास m3। और इन पार्टिकल्स की पोजीशन अगर आप देखें तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में क्या है, r1 वेक्टर, r2 वेक्टर, r3 वेक्टर। तो बच्चों सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होगी जरा देखिए। बच्चों इसके लिए करना क्या है, फर्स्ट पार्टिकल का मास, फर्स्ट पार्टिकल की पोजीशन, सेकेंड पार्टिकल का मास, सेकेंड पार्टिकल की पोजीशन, थर्ड पार्टिकल का मास, थर्ड पार्ट की पोजीशन, थर्ड पार्टिकल की पोजीशन, डिवाइडेड बाय यहां पर बच्चों हम लेंगे टोटल मास। ठीक है, मतलब ये फॉर्मूला बच्चों आपको दिमाग में सेट करना है। ठीक है, क्या है, m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3 डिवाइडेड बाय टोटल मास। अब मान लीजिए आपको सिर्फ x कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो बच्चों x कोऑर्डिनेट के लिए क्या करेंगे, m1 फर्स्ट पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट, m2 सेकेंड पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट, m3 थर्ड पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय टोटल मास ले लेंगे m1 प्लस m2 प्लस m3। क्या बच्चों इसी तरीके से आप y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट भी लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो। बच्चों y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3, और बच्चों यहां पर हम क्या करेंगे, टोटल मास से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों अगर हमें z कोऑर्डिनेट निकालना हो तो m1 z1, यहां पर लिखेंगे m2 z2, यहां पर हम लिखेंगे m3 z3, और बच्चों इसको डिवाइड कर देंगे टोटल मास से। तो बच्चों इस तरीके से आप सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, z कोऑर्डिनेट या r वेक्टर यानी कि उसका पोजीशन वेक्टर फाइंड कर सकते हो। ठीक है बच्चों, क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं, जरा देखिए यहां पर। सबसे पहले एक बिल्कुल छोटा सा पॉइंट है जो एक और डिस्कस करना है मुझे। बच्चों बहुत फेमस है, दो पार्टिकल का जो एक सिस्टम होता है उसके सेंटर ऑफ मास की बात कर लेते हैं। पहले देखो बच्चों, यहां अगर आप देखो तो एक m1 पार्टिकल है, एक m2 पार्टिकल है, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो यहां पर हम r ले लेते हैं। हमें यह बताना है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा। अब बच्चों सेंटर ऑफ मास के लिए हम क्या करेंगे, हम मान लेंगे ये x इज इक्वल टू 0 पर है, तो बच्चों ये कहां पर हो जाएगा, x इज इक्वल टू r, क्योंकि ये इससे r डिस्टेंस पर है। अब मान लीजिए बच्चों इसका जो सेंटर ऑफ मास है थोड़ी देर के लिए यहां पर है, यानी सेंटर ऑफ मास का जो x कोऑर्डिनेट है xc, वही हमें यहां पर फाइंड करना है। फॉर्मूला लगाइए, क्या फॉर्मूला था बच्चों, फर्स्ट पार्टिकल का मास, फर्स्ट पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट, सेकंड पार्टिकल का मास, सेकंड पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो बच्चों ये हो गया m1 प्लस m2, यानी कि बच्चों अगर आप देखो तो ये हमारे पास आ रहा है m2r डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब थोड़ा ध्यान देना बच्चों, ये जो xc है यानी कि जो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट आया है वो कहां से आया है, वो ओरिजिन से ही तो आया है। यानी ओरिजिन से सेंटर ऑफ मास बच्चों कितनी डिस्टेंस पर है, xc, और xc की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, m2r बाय m1 प्लस m2। इसका मतलब समझते हैं बच्चों, देखो ओरिजिन पे कौन रखा है, m1, यानी कि m1 से जो सेंटर ऑफ मास है वो कितना दूर है, उसमें m2 आ रहा है ऊपर। ठीक है, मैं फिर से रिकॉल कर रहा हूं, ध्यान देना बच्चों, m1 से सेंटर ऑफ मास कितना दूर है, m1 से सेंटर ऑफ मास कितना दूर है, उसमें डिस्टेंस आ रही है m2, यानी कि m2r बाय m1 प्लस m2। बात समझ में आई, m1 से सेंटर ऑफ मास कितना दूर है, उसमें m2 आ रहा है, तो बच्चों m2 से सेंटर ऑफ मास कितना दूर होगा, उसमें m1 आएगा, यानी m1r बाय m1 प्लस m2। यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि m1 से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस क्या होगी, तो हम m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू r करेंगे, और अगर आपसे m2 से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस पूछी जाए तो m1r बाय m1 प्लस m2 करेंगे। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिमाग में इसको रखिएगा। बच्चों यहां पर देखो, यहां पर हमारे सामने एक सिस्टम है जिसमें 2 kg और 6 kg के दो मास हैं, इनके बीच की सेपरेशन 40 सेंटीमीटर है। आपसे पूछा सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा। बच्चों यहां पर अगर आप देखें तो हम क्या बोल सकते हैं,
भाई 2 kg से सेंटर ऑफ मास कितना दूर होगा, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो बच्चों। 2 kg से मैं मान लेता हूं x1 डिस्टेंस पर है, तो बताओ ये x1 क्या होगी। 2 kg से सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस चाहिए, तो हम ऊपर क्या लिखेंगे बच्चों 6, नीचे क्या लिखेंगे 2 + 6, है ना। जहां से डिस्टेंस चाहिए होती है उसको नहीं, दूसरे वाले मास को ऊपर लिखते हैं, डिवाइड बाय टोटल मास इनटू टोटल सेपरेशन कितनी है बच्चों 40 सेंटीमीटर। ठीक, तो बच्चों यहां पर क्या हो गया 6 डिवाइडेड बाय 8 इनटू 40। बच्चों 8 से 40 कैंसिल करोगे तो ये 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करोगे तो ये बच्चों आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। इसका क्या मतलब है बच्चों कि 2 kg से सेंटर ऑफ मास 30 सेंटीमीटर पर है, या फिर बच्चों टोटल 40 है, ये 30 आ गया, मतलब ये कितना हो गया 10 सेंटीमीटर। मतलब हम यहां पर क्या कह सकते हैं कि जो 2 kg पार्टिकल है, और बच्चों दूसरा यहां पर 6 kg पार्टिकल है, और यहां पर सेंटर ऑफ मास है, तो 2 kg से बच्चों सेंटर ऑफ मास कितना दूर है 30 सेंटीमीटर, या 6 kg से आप देखोगे तो 10 सेंटीमीटर। अच्छा एक बात बताइए, इससे क्या समझ में आ रहा है कि बच्चों सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीच में तो नहीं है, सेंटर ऑफ मास भारी पार्टिकल के ज्यादा नजदीक है। सेंटर ऑफ मास उसके ज्यादा पास है जिसका मास ज्यादा है। जैसे 2 kg और 6 kg में 6 kg का मास ज्यादा, तो सेंटर ऑफ मास 6 kg की तरफ है। ठीक है बच्चों, यहां पर देखिए, अगर हम ये मान लें कि m1 मास से सेंटर ऑफ मास r1 डिस्टेंस पर है, और m2 मास से सेंटर ऑफ मास r2 डिस्टेंस पर है, तो बच्चों क्या कंडीशन आएगी जरा वो देखिएगा। इसके लिए हम एक काम करते हैं बच्चों, ऐसे समझो, अगर मैं सेंटर ऑफ मास को ही ओरिजिन मान लूं, तो बच्चों m2 के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, वो आ जाएंगे +r2, क्योंकि यहां से r2 डिस्टेंस पर है। जबकि बच्चों m1 का जो कोऑर्डिनेट आएगा वो -r1 आएगा, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में r1 है। अब आप फॉर्मूला लगा दीजिए बच्चों, सेंटर ऑफ मास के लिए आप जानते हो फॉर्मूला क्या था, फर्स्ट पार्टिकल का मास इनटू उसका x कोऑर्डिनेट, बच्चों सेकंड पार्टिकल का मास उसका x कोऑर्डिनेट, डिवाइडेड बाय यहां पर हम क्या लेते थे टोटल मास। अब बच्चों यहां पर बताओ सेंटर ऑफ मास कहां है, x = 0 पर है, तो सेंटर ऑफ मास क्योंकि बच्चों x = 0 पर है तो ये 0 हो गया, ये इधर आके 0 हो जाएगा। तो बच्चों हमारे पास क्या आएगा -m1r1 + m2r2 = 0। बच्चों ये उधर ले जाओ तो आपके पास कंडीशन आ जाएगी m1r1 = m2r2। कुछ समझ में आया। यानी कि बच्चों हम क्या बोल सकते हैं कि मास, किसी भी पार्टिकल का मास और उससे सेंटर ऑफ मास की जो डिस्टेंस है, पार्टिकल का मास और उससे सेंटर ऑफ मास की जो डिस्टेंस है, उसका जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है। यानी कि आप कह सकते हो पहले पार्टिकल के लिए mr या दूसरे पार्टिकल के लिए जो mr है वो सेम है। मतलब इसका मास इनटू यहां से सेंटर ऑफ मास तक की डिस्टेंस, इसका मास और यहां से सेंटर ऑफ मास तक की डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट है वो बच्चों सेम है। इससे एक बात समझ में आती है कि बच्चों अगर m1 की वैल्यू m2 से ज्यादा हुई, समझना, तो अगर m1 ज्यादा होगा तो बच्चों r1 कम हो जाएगा। खुद ही सोचो बच्चों, अगर m1 ज्यादा होगा तो r1 कम हो जाएगा, ताकि उनका जो प्रोडक्ट है वो सेम रहे। तो क्या हम ये कह सकते हैं बच्चों कि अगर m × r सेम है, यानी कि m × r कांस्टेंट है, तो बच्चों यहां पर अगर आप देखो तो जो r है वो m के इनवर्स में है, r जो है वो m के इनवर्स में है। इसका मतलब बच्चों ये है कि जो सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, सेंटर ऑफ मास है वो कहां पर होगा, जिससे कि डिस्टेंस मास के इनवर्स रेशियो में डिवाइड हो। यानी कि बच्चों आप क्या बोल सकते हो कि जो r1/r2 होगा वो आपको m2/m1 मिलेगा। आप समझ रहे हैं। यानी कि बच्चों जिसका मास ज्यादा होगा उसके लिए सेंटर ऑफ मास तक की डिस्टेंस कम होगी। यानी कि सेंटर ऑफ मास हमेशा बच्चों उस पार्टिकल के ज्यादा नजदीक होगा जो मास में भारी होगा, ठीक है, मास में ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये भी पॉइंट है काफी इंपॉर्टेंट। और बच्चों इसको समझने के लिए ये एग्जांपल बिल्कुल परफेक्ट है। जरा देखिए यहां पर क्या है बच्चों, यहां पर एक क्रिकेट बैट आपको दिखाई दे रहा है, और इस क्रिकेट बैट में अगर आप देखो तो बच्चों इसके दो पार्ट हम बात कर रहे हैं। यहां से लेके यहां तक का जो पार्ट है उसको हमने ए बोल दिया है, और इसके आगे का जो पार्ट है उसको हमने बी बोल दिया है। और बच्चों बोला गया सेंटर ऑफ मास यहां पर है, तो आपसे पूछा है कि जो ma/mb होगा, यानी कि पार्ट ए का मास डिवाइडेड बाय पार्ट बी का मास, उसकी वैल्यू क्या होगी। तो जरा बच्चों एक बात बताओ, सेंटर ऑफ मास अगर इधर है तो आप बताओ सेंटर ऑफ मास किसके ज्यादा नजदीक है, बी के या ए के। तो आप कहोगे सर सेंटर ऑफ मास बी के ज्यादा नजदीक है, और सेंटर ऑफ मास हमेशा
भारी मास जो ज्यादा मास होता है उसके नजदीक होता है। तो अगर सेंटर ऑफ मास बी के ज्यादा नजदीक है यानी कि बच्चों बी का मास ज्यादा होगा ए से, बताओ। और अगर बच्चों बी का मास ज्यादा है तो एम ए अपॉन एम बी जब करोगे, एम ए अपॉन एम बी करोगे तो बच्चों यहां पर देखो बी यहां पर ज्यादा है, ए छोटा मास है बच्चों, ए यहां पर छोटा मास है, ठीक है। तो अगर ए छोटा है तो रेशियो जो होगा वो 1 से छोटा आ जाएगा। भाई छोटा अपॉन बड़ा करोगे तो वैल्यू जो है वो 1 से कम आ जाएगी। मतलब बच्चों यहां पर अगर आप देखो तो कौन सा आंसर करेक्ट होगा, लेस देन 1। बात समझ में आ गई। तो ध्यान रखना है जो सेंटर ऑफ मास है वो हमेशा भारी के पास होता है, ठीक। अब बच्चों यहां पर एक और क्वेश्चन देखिए। बच्चों यहां पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड आपको यहां पर ए दे रखी है और क्या बोला गया है, सेंटर ऑफ मास की लोकेशन बताओ। इस इक्विलेटरल ट्रायंगल के कॉर्नर्स पर अगर आप देखो तो 2 kg 1 kg और 1 kg पार्टिकल रखे हुए हैं। बच्चों सबसे पहला काम है कोऑर्डिनेट फाइंड करना, ठीक है। जरा एक बात बताइए बच्चों, अगर हम यहां पर कहते हैं कि साइड इसकी ए है, मतलब बच्चों ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई, ए हो गई। तो ये बताइए बच्चों ये डिस्टेंस कितनी आएगी, आप कहोगे सर ये a cos 60 आ जाएगी, है ना, a का cos 60। और बच्चों ये वाली जो साइड होगी ये कितनी होगी, ये आ जाएगी a sin 60, ठीक है ना। अब बच्चों a cos 60 कितना हो गया, a/2। और बच्चों a sin 60 कितना हो गया, a√3/2, ठीक है। मतलब ये दो डिस्टेंसेस हमें पता चल गई। अब जरा कोऑर्डिनेट में आते हैं। देखिए बच्चों 2 kg तो ओरिजिन पे रखा है तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 0,0। 1 kg की बात करें तो बच्चों x एक्सिस पर तो a डिस्टेंस पर होगा लेकिन y पर 0 होगा, क्योंकि बच्चों x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है। अब जरा यहां आ जाओ बच्चों, अगर आपको इस पार्टिकल तक पहुंचना है तो x डायरेक्शन में कितना चल रहे हो, a/2, और y डायरेक्शन में कितना जा रहे हो, a√3/2। तो बच्चों इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a/2, a√3/2, ठीक है, ये आ जाएगा। अब आपको क्या सभी के कोऑर्डिनेट मिल गए। अब बच्चों सीधे सीधे हम फॉर्मूला लगा देंगे। सबसे पहले XCOM, बताओ फॉर्मूला क्या था बच्चों, फर्स्ट पार्टिकल का मास 2 kg उसका x कोऑर्डिनेट, सेकंड पार्टिकल का मास उसका x कोऑर्डिनेट, फिर बच्चों थर्ड पार्टिकल का मास और उसका x कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय टोटल मास। तो 2 + 1 + 1 कर दोगे तो 4 kg आ गया। अब जरा देखो बच्चों ये तो 0 हो गया, ये a और ये a/2, तो ये हो गया बच्चों 3a/2 डिवाइड बाय 4, या फिर ये हो गया 3a डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालते हैं। ये कैसे निकलेगा, देखो बच्चों फर्स्ट पार्टिकल का मास, फर्स्ट पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट, सेकंड पार्टिकल का मास, सेकंड पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट, बच्चों थर्ड पार्टिकल का मास और थर्ड पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय टोटल मास। बच्चों ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, a√3/2/4 कर दोगे तो ये आपको मिल जाएगा a√3/8। तो बच्चों हम यहां पर कह सकते हैं कि जो हमारा सेंटर ऑफ मास है उसके कोऑर्डिनेट आएंगे 3a/8, √3a/8। तो बच्चों ये हमारा यहां पर आंसर हो जाएगा, ठीक है। बच्चों यहां पर जरा एक कॉन्सेप्ट समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप सेंटर ऑफ मास फाइंड कर रहे हो कि कहां पर है, जब भी आप सेंटर ऑफ मास फाइंड कर रहे हो कहां पर है और आपके सामने बच्चों एक्सटेंडेड बॉडी आ जाए, एक्सटेंडेड बॉडी, तो आप एक काम कर सकते हो, आप उस एक्सटेंडेड बॉडी के कंप्लीट मास को पॉइंट मास मान करके उसके सेंटर ऑफ मास पर रख सकते हो। क्या मैंने बोला, कंप्लीट बॉडी के टोटल मास को पॉइंट मास मान करके उसके सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस कर सकते हो। मैं करके दिखाता हूं, जरा यहां पर देखो, मैंने ऑलरेडी लिख भी दिया जो मैंने आपको बताया कि कभी भी एक्सटेंडेड बॉडी आती है और आप सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट कर रहे हो तो आप पूरी बॉडी का मास उसके सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस कर सकते हो। बच्चों यहां पर देखो, यहां पर आपसे पूछा है कि अगर एक ये डिस्क है और बच्चों ये स्क्वायर प्लेट है, ठीक है, और एक बहुत अच्छी बात यहां पर बोली गई है कि दोनों की जो मास डेंसिटी है वो सेम है, ठीक है, मतलब इसका मास पर यूनिट एरिया और इसका मास पर यूनिट एरिया सेम है। साथ ही साथ बोला गया बच्चों जितनी इसकी डायमीटर है उतना ही इसकी साइड है, मतलब अगर बच्चों इसकी साइड लेंथ a है तो इसकी डायमीटर भी बच्चों यहां पर कितनी हो जाएगी, a हो जाएगी, ठीक है। अब आपसे पूछा है सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां होगा, तो बच्चों एक काम करते हैं, सबसे पहले हम यहां पर एक्सेस मान लेते हैं, ठीक है। तो एक्सेस के लिए बच्चों एक काम कर सकते हैं, ये देखिए हम ऐसा मान लेते हैं कि भाई ये हमारे पास क्या है, एक्स एक्सेस है, इसको एक्स एक्सेस मान लिया। एक बात हमेशा याद रखना बच्चों, सेंटर ऑफ मास हमेशा उस एक्सिस पर लाई करता है जिसके दोनों तरफ मास डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा होता है, सिमेट्रिक होता है,
जैसे बच्चों अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें तो बताओ एक्स एक्सिस के ऊपर का मास डिस्ट्रीब्यूशन और एक्स एक्सिस के नीचे का मास डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल एक जैसा है कि नहीं है? बिल्कुल है। अब आप जरा यहां पर ये देखो बच्चों, इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहां होगा और इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो इसके सेंटर पे होगा। अब हमें क्या करना है बच्चों, अगर हम यहां पर मान लें कि भाई इसका जो मास है वो m1 है, ठीक है, इसको ब्लैक से लिख देते हैं, इसका मास बच्चों हम m1 मान ले और इसका मास m2 मान ले, तो जरा एक चीज समझो, मैंने आपको क्या बोला कि पूरी बॉडी के मास को पॉइंट मास मान के उसके सेंटर ऑफ मास से रिप्लेस कर सकते हो। तो बच्चों आप क्या बोलोगे, जरा यहां देखो, आप बोलोगे सर ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और मैं आपसे कह रहा हूं इसे x इज इक्वल टू 0 मान लो, ठीक है, तो बच्चों इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, या फिर आप चाहो तो ये भी ना मानो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो। जरा समझना बच्चों, यहां पर देखो ये डिस्टेंस कितनी होगी a/2, ठीक है ना, ये डिस्टेंस बच्चों कितनी होगी a/2 और ये भी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी a/2, मतलब बच्चों इसके सेंटर ऑफ मास से इसके सेंटर ऑफ मास तक की डिस्टेंस क्या हो गई a/2 प्लस a/2 a हो गई। तो आप क्या बोलोगे, ध्यान से सुनो, पूरी डिस्क का मास यहां पर रख दें m1 और पूरे स्क्वायर प्लेट का मास बच्चों यहां रख दें m2 उनके सेंटर ऑफ मास पर, और बताइए डिस्क के सेंटर से स्क्वायर प्लेट का जो सेंटर है वो कितनी दूर है बच्चों, a/2 प्लस a/2 a है। अब आप ये बताओ, अगर हमें इनके मास पता चल जाए तो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन हम बता सकते हैं, ठीक है भाई, जैसे मान लो बच्चों सेंटर ऑफ मास यहां पर कहीं है, थोड़ी देर के लिए मान लो सेंटर ऑफ मास यहां है, तो बताओ m1 से सेंटर ऑफ मास अगर x1 डिस्टेंस पर है तो बच्चों x1 क्या होगा, तो आपको पता है x1 क्या होगा, m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इनटू दोनों के बीच की सेपरेशन। याद करो यही तो बताया था कि अगर आपको m1 से सेंटर ऑफ मास के डिस्टेंस चाहिए तो m2 मास डिवाइडेड बाय टोटल मास इनटू a। अब बच्चों क्या m1 और m2 निकाल सकते हो, बिल्कुल फाइंड कर सकते हो। ध्यान से देखो कैसे, भाई अभी मैंने आपको बताया इसमें क्या लिखा, मास डेंसिटी सेम है, मतलब क्या है बच्चों, देखो जैसे m1 चाहिए, मास डेंसिटी सेम है, तो हम मान लेते हैं बच्चों कि यूनिट एरिया में सिग्मा मास है, ठीक है, यूनिट एरिया में कितना मास है, सिग्मा। तो बच्चों इस स्क्वायर प्लेट और इधर डिस्क का एरिया क्या होगा, सबसे पहले डिस्क की बात कर लेते हैं बच्चों, डिस्क का मास m1 है, तो डिस्क का मास क्या होगा, यूनिट एरिया में कितना मास है इनटू इसका एरिया, और एरिया क्या होगा, तो पाई इनटू रेडियस स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों ये कितना आ गया, सिग्मा पाई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। चलो m2 की बात करते हैं बच्चों, m2 कितना होगा, तो यूनिट एरिया में मास इनटू एरिया, और बच्चों इसका एरिया होगा a इंटू ए यानी कि a स्क्वायर, तो ये हो गया सिग्मा a स्क्वायर। बच्चों इनकी वैल्यू यहां पर पुट कर सकते हैं, तो देखो m2 की जगह बच्चों यहां पर हम क्या रख देंगे, तो ये हो जाएगा सिग्मा a स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 की जगह बच्चों क्या रख देंगे, सिग्मा पाई a स्क्वायर बाय 4 प्लस सिग्मा इंटू a स्क्वायर, और साथ में a आ गया। अब ध्यान से देखो, तो बच्चों सिग्मा a स्क्वायर ऊपर, सिग्मा a स्क्वायर नीचे कैंसिल हो गया, तो ऊपर आ गया 1, नीचे आ गया 1 प्लस 1 बाय 4, सॉरी पाई बाय 4, ऊपर 1 आ गया बच्चों, नीचे 1 प्लस पाई बाय 4, यानी कि अगर आप बच्चों x1 की वैल्यू देखोगे तो क्या आएगी, a डिवाइडेड बाय 1 प्लस पाई बाय 4, या आप इसको लिख सकते हो 4a डिवाइडेड बाय 4 प्लस पाई, ठीक है ना। तो ये बच्चों यहां पर आंसर आ जाएगा, यानी कि m1 से, यानी कि बच्चों डिस्क के सेंटर से सेंटर ऑफ मास इतनी डिस्टेंस पर होगा। क्या मेरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया जो मैंने बोला, ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम बात करते हैं कि अगर हमारे पास एक कॉन्टिन्यूअस बॉडी है, जैसे कोई भी बॉडी, रॉड है, डिस्क है, कॉन्टिन्यूअस बॉडी है, पार्टिकल नहीं है अलग अलग, एक कॉन्टिन्यूअस बॉडी है, तो उसका सेंटर ऑफ मास कैसे फाइंड करेंगे बच्चों। इसका तरीका यह है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, इस बॉडी में एक छोटा सा एलिमेंट सेलेक्ट करो बच्चों। एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिससे कि ये पूरी बॉडी बनाई जा सके, मतलब कि जिस तरह के एलिमेंट्स का ऐड करके, इंटीग्रेट करके, जोड़ करके ये बॉडी बनाई जा सके। दूसरा, उस एलिमेंट के सेंटर ऑफ मास का आपको आइडिया भी होना चाहिए कि जो आपने एलिमेंट लिया है उसका सेंटर ऑफ मास कहां पर है, ठीक है ना। चलो अब जरा देखो बच्चों, ये जो हमने एलिमेंट लिया है इसका मास हम मान लेते हैं dm है, तो बच्चों dm क्या है, मास ऑफ एलिमेंट। और सुनो, ये जो बच्चों हमने एलिमेंट लिया है इसका खुद का जो सेंटर ऑफ मास है, बॉडी का नहीं, इस एलिमेंट का जो सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, उसके कोऑर्डिनेट मान लीजिए बच्चों x, y, z है। तो बच्चों x यहां पर क्या है, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ dm मास,
मतलब जो आपने बच्चों डीएम मास यहां पर सेलेक्ट किया है उसके सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है। तो अब ध्यान से सुनना, बॉडी का सेंटर ऑफ मास कैसे निकालोगे। देखो बच्चों इसके लिए सीधे सीधे आपको क्या करना है बताइए। जब पार्टिकल होते थे तो हम क्या करते थे, m1r1 प्लस m2r2 प्लस m3r3। बच्चों यहां पर भी हम मास इनटू r ऐड करेंगे, लेकिन कैसे वो देखो, हम कहेंगे कि भाई एक एलिमेंट का मास कितना है, तो आप बोलोगे dm, और उस एलिमेंट के सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, वो है x। तो बच्चों ये हो गया ना m1x1 फिर प्लस m2x2। तो बच्चों ऐड करने का मतलब होता है इंटीग्रेट कर देना, तो हमने इंटीग्रेट कर दिया। और नीचे बच्चों हम लेते थे टोटल मास, तो यहां पर बॉडी का टोटल मास आ जाएगा, ठीक है ना। आप चाहो तो टोटल मास लिख दो, चाहो तो इंटीग्रल डीएम भी लिख सकते हो, है ना भाई। ये जो m है वो क्या है, इंटीग्रल डीएम है, टोटल मास। तो बच्चों आपको इससे क्या मिल जाएगा, सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट। अब मान लीजिए आपको सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट चाहिए, तो क्या करोगे, एलिमेंट का मास कितना है बच्चों डीएम, एलिमेंट के सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट क्या है वाई, इसको इंटीग्रेट कर दो तो m1y1 m2y2 m3y3 ऐड हो गया। और नीचे बच्चों क्या करना है, टोटल मास लेना है। इसी तरह से बच्चों अगर z कोऑर्डिनेट चाहिए सेंटर ऑफ मास का, तो इंटीग्रल dm इंटू जेड डिवाइडेड बाय यहां पर टोटल मास। तो बच्चों ये फॉर्मूला यूज करके हम फाइंड कर सकते हैं कि जो कॉन्टिन्यूअस बॉडी है, कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, ठीक है। बच्चों यहां देखो, इसके लिए क्वेश्चन भी मैंने लिया है, इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा वो कॉन्सेप्ट, ठीक है। हर एक कॉन्सेप्ट के साथ मैंने 1 से 2 क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांस ज्यादा हैं। देखो बच्चों यहां अगर आप देखो तो एक रॉड आपको दे रखी है, और ये रॉड बच्चों एक्स एक्सेस पर रखी हुई है। इस रॉड का एक एंड x इज इक्वल टू 0 पर है, और इस रॉड का बच्चों दूसरा एंड x इज इक्वल टू l पर है। मान लीजिए क्या बोला गया है बच्चों, यहां पर बात की गई है लीनियर मास डेंसिटी की, मतलब कि यूनिट लेंथ में कितना मास है। लीनियर मास डेंसिटी मतलब यूनिट लेंथ में कितना मास है। तो वो बोला गया है कि अगर आप यहां से किसी भी x पर जाते हो तो उस जगह पर जो लैम्डा है वो है लैम्डा नॉट इंटू एक्स। मतलब ध्यान से सुनना, यहां से किसी भी x पर जो यूनिट लेंथ में मास है वो बच्चों x पर डिपेंड कर रहा है, मतलब वेरिएबल मास है, ठीक है। तो हमसे पूछा सेंटर ऑफ मास कहां होगा, हमें पता भाई तरीका क्या है। तरीका यह है कि सबसे पहले बच्चों आपको क्या करना है, एक छोटा सा एलिमेंट लेना है। तो मान लो x डिस्टेंस पर बच्चों यहां पर हमने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया जिसकी लेंथ कितनी है dx है। अब क्या करना है बच्चों, इस छोटे से एलिमेंट का मास फाइंड करना है। तो बताओ मास ऑफ एलिमेंट अगर हम बच्चों फाइंड करें यानी कि dm, तो वो यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, देखो ध्यान से, यूनिट लेंथ में मास कितना है लैम्डा, और लेंथ इसकी कितनी है बच्चों dx। तो यूनिट लेंथ में मास लैम्डा, तो dx लेंथ में कितना मास लैम्डा इंटू dx। और बच्चों अगर हम लैम्डा की वैल्यू रख दें लैम्डा नॉट x और साथ में क्या है dx, ये तो आ गया बच्चों एलिमेंट का मास। अब जरा फॉर्मूला लगा दीजिए, फॉर्मूला क्या है, अगर हमें सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट चाहिए तो ऊपर क्या लिखेंगे dm इंटू एक्स, और बच्चों डिवाइड किससे करेंगे, टोटल मास यानी कि इंटीग्रल dm, ठीक। चलो बच्चों dm की वैल्यू रख दो यहां पर, तो ये कितना आ गया, देखो x तो पहले से है और dm कितना है लैम्डा नॉट x dx, लैम्डा नॉट x dx, ये हो गया dm। और बच्चों यहां भी क्या है लैम्डा नॉट x ds, मतलब कि dm। अब बच्चों आपको पता है कि x इज इक्वल टू 0 से लेकर के x इज इक्वल टू l तक बहुत सारे एलिमेंट होंगे, तो हम क्या करेंगे x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू l तक, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू l तक इंटीग्रेट कर देंगे। अब ध्यान से देखो लैम्डा नॉट बाहर आ जाएगा, x इंटू एक्स बच्चों हो गया एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा x क्यूब बाय 3, मतलब ऊपर आ जाएगा लैम्डा नॉट l क्यूब बाय 3 लिमिट लगाने पर। नीचे देखो लैम्डा नॉट तो बाहर आ गया बच्चों, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 लिमिट लगाई l स्क्वायर बाय 2, मतलब लैम्डा नॉट कैंसिल हो गया, आंसर आ गया बच्चों 2l बाय 3। कितना आ गया 2l बाय 3, यहां पर इसका सेंटर ऑफ मास होगा। बात समझ में आ गई, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों यहां पर अगर आप देखो तो जैसे मैंने आपको रॉड का सेंटर ऑफ मास फाइंड करके दिखाया, उसी तरीके से इन सभी बॉडीज का सेंटर ऑफ मास फाइंड किया जा सकता है, लेकिन यहां पर हम सिर्फ रिजल्ट पर बात करेंगे कि सेंटर ऑफ मास कहां होता है। एक और बात, ज्यादा इनको याद करने पर जोर मत दीजिएगा, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो ये अपने आप लर्न हो जाएंगे, और अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो लर्न करने का कोई फायदा बच्चों को नहीं है। समझ में आ गई बात, तो चलिए मैं आपको एक एक करके सबके सेंटर ऑफ मास बताता हूं। सबसे पहले
बच्चों यहां पर हमारे पास सेमी रिंग है, मतलब जैसे मान लो एक वायर है, वायर को एक रिंग शेप में ले लिया, सेमी रिंग शेप में ले लिया है। तो बच्चों यहां पर हमारे पास सेमी रिंग है, ठीक है, यूनिफॉर्म है। हमें पता करना है इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर है। सबसे पहले बच्चों एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ध्यान से देखो बच्चों, इस एक्सिस के इधर और इधर मास डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल एक जैसा है, तो हम कहेंगे ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। अब दूसरी बात सुनो, सेंटर ऑफ मास कहां होगा बच्चों, देखो इसके सेंटर से सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर होगा, तो ये वाली जो डिस्टेंस है बच्चों, ये है 2 इंटू रेडियस डिवाइडेड बाय पाई। कितना है बच्चों, 2r अपॉन पाई, मतलब इसका सेंटर ऑफ मास बच्चों 2r अपॉन पाई पर है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट। अब बच्चों हम देखने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास सेमी डिस्क है, सेमी डिस्क समझ रहे बच्चों, प्लेट जैसी है, प्लेट है और उसको बीच में से कट कर दिया है, मतलब एक सर्कुलर प्लेट लो, बीच में से कट कर दो, तो सेमी सर्कुलर डिस्क है, इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा बच्चों, देखो इसका सेंटर ऑफ मास यहां से कितना ऊपर होगा, तो ये मैं डायरेक्ट आपको बता रहा हूं, इसका सेंटर ऑफ मास होता है बच्चों 4r अपॉन 3 पाई पर। कहां पर होता है बच्चों, 4r डिवाइडेड बाय 3 पाई पर। बच्चों बहुत ज्यादा मैं फिर से बोल रहा हूं, टेंशन नहीं लेनी इन पर कि ये कहां पर है, रटने बैठ गए। जैसे जैसे आप सुनते जाएंगे, जैसे जैसे आप इनको अप्लाई करते जाएंगे, जितना ज्यादा क्वेश्चंस में इनका यूज करोगे, धीरे धीरे ये सब आपके दिमाग में बैठ जाएगा, सही है, तो रटने की जरूरत नहीं है। तो 4r अपॉन 3 पाई, एक्सिस ऑफ सिमेट्री सेंटर से 4r अपॉन 3 पाई पर सेमी डिस्क का होगा। तो बच्चों रिंग का कहां था, सेमी रिंग का 2r अपॉन पाई, और इसका कहां है 4r अपॉन 3 पाई। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद हमारे पास है हॉलो हेमीस्फीयर और सॉलिड हेमीस्फीयर। फिर से देखिए बच्चों, एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिल गई, यानी सेंटर ऑफ मास एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर ही कहीं ना कहीं होगा। कहां होगा, देखो मान लो बच्चों जो सेंटर ऑफ मास है वो यहां पर कहीं है, ठीक है, तो बच्चों सेंटर ऑफ मास यहां से कितना ऊपर होता है, ये होता है बच्चों r/2। कितना ऊपर होता है, r/2। बच्चों जो हॉलो हेमीस्फीयर होता है, अंदर से खोखला हेमीस्फीयर होता है, उसका r/2 पर होता है। चलिए यहां आ जाइए बच्चों, सॉलिड का मतलब अंदर मास पूरा अच्छे से भरा हुआ है, अंदर मास डिस्ट्रीब्यूट है यूनिफॉर्मली। तो सॉलिड अगर है तो उसका जो बच्चों सेंटर ऑफ मास होगा, ऑब्वियस सी बात है बच्चों, वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर होगा। यहां से कितना दूर होगा, तो ये होता है बच्चों 3r अपॉन 8। कहां पर होता है, 3r अपॉन 8, ठीक है। ये सब सॉल्व कर करके निकाला गया, आपको डायरेक्ट रिजल्ट याद होने चाहिए, वो भी प्रैक्टिस करते करते आ जाएंगे, सही है। तो r/2 पर बच्चों हो गया हॉलो हेमीस्फीयर का, सॉलिड हेमीस्फीयर तो 3r अपॉन 8। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगर ट्रायंगुलर प्लेट है, यहां थोड़ा सा ध्यान देना, समझने वाली बात है। अगर आपके पास ट्रायंगुलर प्लेट है तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा, सुनो बच्चों, इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले कोई भी ट्रायंगुलर प्लेट हो, प्लेट है ध्यान रखना, ट्रायंगुलर प्लेट हो, एक तो आप बच्चों इसका कोई एक कॉर्नर पकड़ लेना, ठीक है, और उसके सामने वाली एक साइड ले लेना। अब ध्यान से सुनो बच्चों, यहां से इस साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और ऐसा काम आपको हर एक कॉर्नर से करना है। मैं एक से बता रहा हूं पहले कि एक कॉर्नर से हमने क्या किया बच्चों, इस साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। अब मान लीजिए बच्चों ये जो टोटल लेंथ है वो मान लीजिए h है, कितनी है बच्चों, h है, तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कहां होगा, ध्यान से सुने बच्चों, बेस से, मतलब बेस से, और आपको h/3 पर सेंटर ऑफ मास मिलेगा, ठीक है। मैंने क्या बोला, बेस से h/3 पर आपको सेंटर ऑफ मास मिलेगा, ठीक है। मैं अभी क्वेश्चन करके दिखाता हूं तो आपको समझ में आएगा कहां पर होता है। देखो जैसे बच्चों यहां पर अगर आप देखो तो एक ट्रायंगुलर प्लेट हमारे सामने है, जिसकी ये वाली साइड 15 सेंटीमीटर और ये 18 सेंटीमीटर है। अब आपसे पूछा इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा। सबसे पहले काम करो बच्चों, इस पॉइंट से इस साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया तो वो हमें यही लाइन मिल गई, यही वाली लाइन। यहां से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये लाइन मिल गई। तो बच्चों इस लाइन की लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर। मैंने कहा बेस से, मतलब बच्चों यहां से कितना ऊपर जाएंगे, ध्यान से देखिएगा, तो बच्चों बेस से कितना ऊपर जाएंगे, तो ये जो साइड आपको दे रखी है, यहां से जितना ये h है उसका बाय 3 कर दो। तो बच्चों एक लाइन हमने ड्रॉ कर ली, समझिएगा। तो बच्चों यहां से हम कितना ऊपर गए, तो टोटल ये कितना है 15, तो हमने कहा 15/3 सेंटीमीटर, यानी कि 5 सेंटीमीटर। तो बच्चों 5 सेंटीमीटर तो हम यहां से चले गए, यानी इस लाइन पर कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। अब क्या करना है जरा सुनना। फिर बच्चों एक काम करो, ये जो पॉइंट आपको दिख रहा है, ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है, यहां से एक परपेंडिकुलर डाला इस साइड पर। बच्चों इस पॉइंट से इस साइड पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। बताओ टोटल लेंथ कितनी है, 18 सेंटीमीटर। तो अब आपको क्या करना है,
यहां से जितना भी h है उसका बाय 3 चलो। तो बच्चों हम क्या करेंगे, यहां से कितना चलेंगे, जितना h है, h कितना है बच्चों 18, बाय 3 किया तो कितना आया 6 सेंटीमीटर। तो बच्चों नीचे से कितना ऊपर गए 5 सेंटीमीटर, और इधर से कितना आगे गए 6 सेंटीमीटर। तो ये जो पॉइंट है ना जहां दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है वो होगा सेंटर ऑफ मास। बात समझ में आई? ये होगा बच्चों सेंटर ऑफ मास। और अगर आप इसके कोऑर्डिनेट निकालोगे तो बताओ इधर से कितना आए बच्चों हम 6 सेंटीमीटर, और ऊपर कितना गए हैं 5 सेंटीमीटर। तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 6 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद हमारे पास है हॉलो कोन और सॉलिड कोन। ठीक, बहुत आसान है बच्चों। हॉलो कोन है फिर से एक्सिस ऑफ सिमेट्री, जिसके चारों तरफ मास एक जैसा डिस्ट्रीब्यूट है। बच्चों हॉलो है, अंदर से खोखला है, तो ध्यान से देखिएगा बेस से, भाई सेंटर ऑफ मास बच्चों यहां पर कहीं होगा, है ना, एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर, लेकिन वो बेस से कितना ऊपर है, तो बच्चों बेस से ये h/3 होता है। मतलब बच्चों जितना ये है ना टोटल, मतलब इस जितनी हाइट है उसका बाय 3 कर दीजिए, तो h/3 पर आपको बच्चों इसका सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा। इधर आ जाओ। अब हमारे पास है बच्चों सॉलिड कोन। सॉलिड में ध्यान रखना है मास अंदर पूरा वॉल्यूम में भरा होता है, तो इसका सेंटर ऑफ मास थोड़ा सा नीचे आ जाता है। ठीक है, क्योंकि मास नीचे की तरफ ज्यादा है, तो सेंटर ऑफ मास बच्चों यहां से h/4 पर होगा। ठीक है, h/4 पर होगा। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से बच्चों इतने फॉर्मूले आपके दिमाग में होने चाहिए। मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। बच्चों देखो यहां नीचे अगर आप देखें तो एक हमारे पास हॉलो कोन है। ये बच्चों हॉलो कोन है जिसकी हाइट है 6r, और इस हॉलो कोन के ऊपर बच्चों एक सॉलिड हेमीस्फीयर रखा है। ठीक है, जैसे आइसक्रीम वगैरह खाते हो ना वैसे, तो एक सॉलिड हेमीस्फीयर रखा है इसके ऊपर। ठीक बच्चों, सॉलिड हेमीस्फीयर का मास है m1 और जो हॉलो कोन है उसका मास है m2। आपसे इस क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है, इस पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है वो ओरिजिन पर है। बच्चों ओरिजिन कहां है, यहां पर है ओरिजिन, ये ओरिजिन है। ठीक है, तो कह रहे हैं अगर इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ओरिजिन पर है तो m1/m2 क्या होगा। सबसे पहले ध्यान से समझिएगा बच्चों, ये हमने यहां पर ले लिया y एक्सिस। ठीक है, ये हमने क्या ले लिया y एक्सिस। अब एक एक बात मेरी ध्यान से सुनना, और ये बच्चों यहां पर ओरिजिन है, और ओरिजिन को ही आपने क्या बोला है, वो सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है। ठीक है भैया, अब एक बात बताओ, मैंने आपको बोला था कि अगर एक्सटेंडेड बॉडी है तो उसके पूरे मास को पॉइंट मास मान करके उसके सेंटर ऑफ मास पर रख सकते हो। तो जरा देखो इधर बच्चों, इस सॉलिड हेमीस्फीयर का मास कितना है m1। अगर इस पूरे मास m1 को एक पॉइंट मास मान ले तो कहां रखेंगे, इसके सेंटर ऑफ मास पे। बताओ सॉलिड हेमीस्फीयर का सेंटर ऑफ मास कहां होता है 3r/8 पर। कहां होता है 3r/8 पर। तो देखो बच्चों यहां पर जो सॉलिड हेमीस्फीयर है जिसका मास है बच्चों m1, वो यहां से कितना ऊपर होगा 3r/8। तो मतलब ये डिस्टेंस हो गई 3r/8। और बच्चों बताइए हॉलो कोन का जो सेंटर ऑफ मास होता है वो कहां होता है h/3। ठीक है, तो बच्चों देखो बेस जो है वो ये है, यहां से h/3, मतलब बच्चों पूरा का पूरा मास m2 आप h/3 पर रख सकते हो, लेकिन बच्चों h खुद कितना है 6r है, यानी कि बच्चों ये 6r हो गया, बाय 3 कर दिया तो ये 2r आ गया। अब जरा याद करो कॉन्सेप्ट क्या बताया था, m1r1 इज इक्वल टू m2r2, मतलब कि मास इनटू सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस इज इक्वल टू ये वाला मास इनटू इसकी सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस। तो बच्चों यहां पर देखो m1 और m1 की सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस क्या है 3r/8 इज इक्वल टू ये मास कितना है बच्चों m2, और इसकी सेंटर ऑफ मास से डिस्टेंस कितनी है 2r है। कर सकते हो ऐसे। अब बच्चों यहां पर देखो m1/m2 करोगे, देखो r कैंसिल हो गया, 8 × 2 16/3 आ गया। ठीक है ना, m1/m2 करोगे तो बच्चों कितना आ गया 16/3। यही हमें फाइंड करना था। ठीक है, अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं जिसमें एक बॉडी होती है और उसमें कैविटी क्रिएट की जाती है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अभी हम लोग करके देखेंगे, लेकिन पहले इसका कॉन्सेप्ट समझो बच्चों कि कैविटी वाले क्वेश्चंस कैसे करने हैं। देखो जैसे मान लो बच्चों यहां पर कोई बॉडी है और इस बॉडी का मास मान लीजिए m1 है। कितना मास है m1, और हमने क्या किया, इसमें से बच्चों कुछ मास मान लीजिए m2 है जिसको हमने रिमूव कर दिया। मतलब बच्चों इस कंप्लीट मास में से इस मास को हमने रिमूव कर दिया, तो क्या होगा, ये बॉडी बच्चों कुछ ऐसे दिखाई देगी आपको।
केवल मास यहां यहां रह जाएगा और इसका मास हो जाएगा m1 माइनस m2। ठीक, तो कॉन्सेप्ट समझना बच्चों, क्या लगाते हैं इसमें। देखो मान लीजिए बच्चों इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहां पर है, इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहां पर कहीं है, और इस बॉडी का सेंटर ऑफ मास हमें फाइंड करना है। ठीक, सुनो बच्चों, इसके सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट मान लो x1 है, इसके सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट मान लो x2 है, तो इसके सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट क्या होगा, कैसे निकालेंगे। देखो xc इज इक्वल टू, सुनना ध्यान से बच्चों, इसका मास क्या है m1 और इसके सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट है x1, दूसरा जो आपने उसमें से रिमूव किया है वो m2 और ये हो गया x2। अब खुद सोचो बच्चों, कंप्लीट मास में से थोड़ा सा मास अगर निकाल दे तो कैविटी क्रिएट हो जाएगी ना, मतलब यहां पर कैविटी बन जाएगी ना। तो बच्चों ध्यान से देखो, इसमें से इसको हमने रिमूव किया, मतलब बच्चों या इसमें से इसको तुम्हें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, मतलब इसका m1 x1 माइनस इसका m2 x2, ठीक है, डिवाइड बाय टोटल मास बच्चों कितना है m1 माइनस m2 है, रिमूव होने के बाद कैविटी बनने के बाद का जो मास है वो m1 माइनस m2। तो बच्चों ये फॉर्मूला लगा करके हम फाइंड करेंगे कि सेंटर ऑफ मास कहां पर है। ठीक, चलिए देखिए बच्चों, यहां पर जो आपके सामने क्वेश्चन है इसमें अगर आप देखो तो एक हमारे पास कंप्लीट डिस्क है जिसकी रेडियस है r, और इसमें से हमने r/2 की डिस्क निकाल दी, जिससे कि मास अगर आप देखो तो बच्चों मास केवल यहां पर है, देखो मास केवल यहां पर है, इतनी जगह में मास है, यहां पर तो कैविटी बन गई। अब हमें फाइंड करना है कि कैविटी बनने के बाद ये जो बॉडी है इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा। सबसे पहले एक काम करते हैं बच्चों, देखो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि भाई हमारे पास एक तो बड़ी डिस्क है, मतलब कंप्लीट डिस्क है, ठीक है, तो बच्चों ये हो गई हमारे पास एक कंप्लीट डिस्क, और इसमें से बच्चों क्या रिमूव करना है, एक छोटी डिस्क रिमूव करनी है, मतलब माइनस करना है। अच्छा अब एक चीज समझो बच्चों, हमने यहां इसको x माना, इसको y, तो ये जो पॉइंट है ना ये ओरिजिन है 0,0, लेकिन ध्यान से देखो तो बच्चों x एक्सिस जो है वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर का मास और इसके नीचे का मास डिस्ट्रीब्यूशन एक जैसा है, तो बच्चों ये हो गई एक्सिस ऑफ सिमेट्री, मतलब सेंटर ऑफ मास यहीं पर लाई करेगा, इसी एक्सिस पर। और अगर सेंटर ऑफ मास बच्चों x एक्सिस पर लाई कर रहा है तो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास तो 0 ही होगा। खुद सोचो, अगर सेंटर ऑफ मास बच्चों x एक्सिस पर लाई कर रहा है तो उसका y कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0 होगा। ठीक, तो ये चीज हो गई। अब सुनना एक एक पॉइंट ध्यान से, देखो बच्चों अगर हम यहां पर देखें, हम इस कंप्लीट डिस्क का मास मान लेते हैं m1 है, और बताइए इसका जो सेंटर ऑफ मास है, इस कंप्लीट डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास है वो तो बच्चों ओरिजिन पर होगा, मतलब इसका कोऑर्डिनेट हो गया x इज इक्वल टू 0। ये जो छोटी डिस्क आपने रिमूव की है इसका मास m2 ले लेते हैं, बताओ इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा। तो बच्चों जो छोटी डिस्क रिमूव करेंगे उसका सेंटर ऑफ मास यहां होगा, बताओ यहां से ये कितना दूर है, तो बच्चों ये डिस्टेंस है r/2, ये डिस्टेंस है r/2, मतलब इसका जो x कोऑर्डिनेट है वो बच्चों है r/2। ठीक है, तो अब देखो हम क्या करने जा रहे हैं, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास कैसे लिखेंगे, m1 कंप्लीट डिस्क का मास इनटू उसके सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट माइनस m2 इसके सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय मास कितना है बच्चों m1 माइनस m2। अब बस एक काम रह गया है, m1 और m2 की वैल्यू लिखना, तो कैसे लिखोगे ध्यान से सुनना बच्चों, मास जो है वो यहां पर एरिया में डिस्ट्रीब्यूट है, बच्चों जो मास है वो एरिया के प्रोपोर्शनल है, ध्यान से सुनना एक एक बात। बताओ इसका एरिया कितना होगा बच्चों, तो आप कहोगे सर पाई आर स्क्वायर, और इसका एरिया कितना होगा पाई इंटू रेडियस बच्चों इसकी r/2 है, तो इसका एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर बाय 4। इसका मतलब समझे क्या है, ध्यान से सुनो, मतलब ये कि जिसका एरिया पाई आर स्क्वायर अगर उसका मास m ले लें, क्या मैं बोल रहा हूं, जिसका एरिया पाई आर स्क्वायर है उसका मास m मान लें, तो जिसका एरिया पाई आर स्क्वायर बाय 4 है, मतलब छोटी डिस्क का, उसका मास बच्चों m/4 हो जाएगा, जैसा एरिया वैसा मास। इसका मतलब क्या है कि बच्चों ये तो 0 ही हो गया, माइनस m2 की जगह कितना लिख दोगे, m/4 इंटू r/2 डिवाइडेड बाय m माइनस m/4। साफ साफ दिख रहा है, जिसका एरिया पाई आर स्क्वायर उसका मास m, तो जिसका एरिया पाई आर स्क्वायर बाय 4 उसका मास बच्चों m/4। तो यहां पर देखो m गया बच्चों, ऊपर आ गया r/8, नीचे देखो 1 माइनस 1/4 कितना होगा बच्चों 3/4, ठीक है ना 3/4। अब बच्चों यहां पर क्लियर दिखाई दे रहा है, यहां पर अगर आप देखो ये कितना आ जाएगा r/6, और वो भी बच्चों यहां नेगेटिव साइन था, यहां नेगेटिव साइन, तो यहां भी नेगेटिव साइन आ जाएगा। बात समझ में आई?
तो बच्चों माइनस r बाय 6 का मतलब समझ रहे हैं क्या है कि यहां से कितना पीछे जाओगे बच्चों, r बाय 6, तब आपको सेंटर ऑफ मास मिलेगा। ठीक है, बात समझ में? तो इस तरीके से बच्चों आपको कैविटी वाले क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, अब आ जाता है बच्चों मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मतलब कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, यहां पर अगर आप देखें बच्चों, यहां पर अपने पास एक पार्टिकल है जिसका मास m1 है, वो v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है, m2 v2 से मूव कर रहा है, m3 v3 से मूव कर रहा है। तो बच्चों सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? जैसे पोजीशन लिखते थे वैसे ही वेलोसिटी लिखनी है। देखो कैसे, तो यहां पर बच्चों हम लिखेंगे m1 फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी, m2 सेकेंड पार्टिकल की वेलोसिटी, m3 थर्ड पार्टिकल की वेलोसिटी, और डिवाइड बाय टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3। सही है बच्चों? चलिए आगे चलते हैं। बच्चों अगर हमें सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालना है तो वो हम कैसे निकालेंगे? m1 फर्स्ट पार्टिकल का एक्सेलरेशन, m2 सेकेंड पार्टिकल का एक्सेलरेशन, m3 थर्ड पार्टिकल का एक्सेलरेशन, डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस m3। इस तरीके से बच्चों आप सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हो। बच्चों यहां पर एक छोटा सा क्वेश्चन है, इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। देखिए बच्चों, यहां पर सभी सरफेसेस स्मूथ है और आपको फाइंड करना है कि अगर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा। सबसे पहले एक काम करो, आप इनके बच्चों इंडिविजुअल एक्सेलरेशन निकाल लो। तो आपको पता है कि सर इस पर जो डाउनवर्ड फोर्स लगेगा वो लगेगा mg, और इसी mg के फोर्स की वजह से ये इधर a से आएगा और ये इधर a से आएगा। तो बच्चों a तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कैसे? टोटल फोर्स हो गया बच्चों mg, और इसकी वजह से m प्लस m, यानी कि बच्चों एक्सेलरेशन आ गया g/2, मतलब ये g/2 से नीचे जा रहा है और ये g/2 से इधर आ रहा है। अब हमें फाइंड करना है इसके सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो चलो देखो बच्चों, सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन है वो x डायरेक्शन में कितना है, मतलब इस डायरेक्शन में कितना है। तो क्या करोगे, ध्यान से सुनना बच्चों, इसके लिए काम करते हैं, इसे फर्स्ट ले लेते हैं और इसे सेकंड मान लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, फर्स्ट बॉडी का मास m हो गया, और बच्चों फर्स्ट बॉडी का एक्सेलरेशन x डायरेक्शन में कितना है, तो आप कहोगे सर g/2 है, प्लस बच्चों सेकंड बॉडी का मास। अब बताओ सेकंड बॉडी का मोशन बच्चों x में तो हो ही नहीं रहा है, ये तो y में जा रहा है। ध्यान से देखो भाई, ये इधर जा रहा था तो इसका g/2 लिख लिया। इसका एक्सेलरेशन बच्चों इस डायरेक्शन में 0 है, तो अगर बच्चों इसका एक्सेलरेशन 0 है x डायरेक्शन में, तो हम यहां लिख देंगे 0 डिवाइडेड बाय टोटल मास। बच्चों टोटल मास कितना है, m प्लस m। तो यहां पर आप देखो ये बच्चों m कैंसिल हो गया, ये आ गया g/4, है ना। इसी तरीके से बच्चों सेंटर ऑफ मास का y डायरेक्शन में जरा फाइंड करो, है ना, y मतलब ऊपर की ओर। तो बच्चों देखो फर्स्ट बॉडी का मास कितना हो गया, m। बच्चों ये x में चल रहा है, y में नहीं चल रहा है, तो y में इसका एक्सेलरेशन है 0। सेकंड को लो, इसका मास m। बच्चों ये नेगेटिव y में जा रहा है, तो माइनस g/2 का एक्सेलरेशन हो गया। भाई मुझे पॉजिटिव y में लिखना है, ये नेगेटिव y में जा रहा है, तो माइनस g/2 बाय टोटल m कितना है, 2m है। तो बच्चों ये आ गया माइनस g/4। अब आप एक बात बताओ, अगर हमें सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो हम क्या लिखेंगे? तो आप कहोगे x डायरेक्शन में g/4 है तो g/4i कैप, और बच्चों नेगेटिव y डायरेक्शन में तो माइनस g/4 j कैप। तो ये आपको बच्चों यहां पर क्या मिल जाएगा, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। क्या बात समझ में आई कैसे करना है सॉल्व? चलो आगे देखो बच्चों, यहां पर अगर आप देखो तो हमसे पूछा है कि अगर 2 kg का पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड से नीचे की ओर जा रहा हो और 1 kg का पार्टिकल 10 मीटर पर सेकंड से 37 डिग्री पे जा रहा हो, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो बच्चों, ये तो ऑलरेडी y में है या माइनस y में है, इसके कंपोनेंट करने पड़ेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें तो बच्चों ये जो 10 है इसका इधर वाला कंपोनेंट क्या आएगा, 10 cos 37। बच्चों cos 37 होता है 4/5, यानी कि ये आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। और बच्चों इधर आ जाएगा 10 sin 37, और बच्चों sin 37 होता है 3/5, यानी ये आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं, अगर हमें सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बच्चों x डायरेक्शन में चाहिए तो क्या लिखेंगे। देखो इसका मास है 2 kg, लेकिन बच्चों ये x में मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। इसका मास अगर आप देखो तो हम लिखेंगे 2 kg, तो x में जा नहीं रहा है तो 0 हो गया। बच्चों 1 को देखो, 1 kg जो है वो x में जा रहा है 8 मीटर पर सेकेंड से, डिवाइडेड बाय टोटल मास यानी 2 + 1,
तो बच्चों ये कितना हो गया 8/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब चलो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालते हैं बच्चों वाई डायरेक्शन में। देखो ये वाई में जा रहा है तो आप क्या लिखोगे 2 इंटू, और बच्चों ये नेगेटिव वाई में जा रहा है तो -10। इसको देखो बच्चों 1 kg का जो पार्टिकल है वो नेगेटिव वाई में जा रहा है यानी -6 डिवाइडेड बाय टोटल मास 2 + 1। तो बच्चों यहां पर क्या हुआ -20 -6 डिवाइडेड बाय 3, -20 -6 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो गया बच्चों -26 डिवाइडेड बाय 3 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों हमारी जो वेलोसिटी आएगी सेंटर ऑफ मास की, अगर आप उसको वेक्टर फॉर्म में लिखो तो कैसे लिखोगे, देखो आप बोलोगे 8/3 है आई कैप में और -26/3 है जे कैप में। ठीक है ना, इस तरीके से। तो ये हमारा बच्चों आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन भी है, स्टैंडर्ड भी है। क्या है, ध्यान से सुने। ये कह रहे हैं कि अगर दो पार्टिकल हैं, ठीक है, मान लीजिए बच्चों यहां पर एक पार्टिकल है m1 और एक दूसरा पार्टिकल है, यहां ले लीजिए m2, और ये दोनों पार्टिकल बच्चों मोशन अंडर ग्रेविटी कर रहे हैं। मतलब चाहे ये ऊपर जा रहा हो, चाहे नीचे जा रहा हो, चाहे रेस्ट में हो, चाहे कुछ भी हो बच्चों, अगर इनका मोशन अंडर ग्रेविटी है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में g होगा और इसका एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में g होगा। चाहे ये अपवर्ड मोशन करें, चाहे डाउनवर्ड मोशन करें, चाहे रेस्ट में रहें, चाहे कुछ भी हो, एक्सेलरेशन तो बच्चों डाउनवर्ड में ही होगा ना जी। अब आप ये बताओ, हमसे पूछा है सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, तो बच्चों देखो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन क्या होगा, ध्यान से देखो, m1 और फर्स्ट पार्टिकल का एक्सेलरेशन, m2 सेकेंड पार्टिकल का एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय टोटल मास m1 + m2। बच्चों पहले पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी g वेक्टर है, दूसरे पार्टिकल की एक्सेलरेशन भी g वेक्टर है। अब ध्यान से देखो, अगर इसमें से हम बच्चों g वेक्टर कॉमन कर लें तो ये आ जाएगा m1 + m2, g वेक्टर ये कॉमन हो गया, नीचे भी क्या है बच्चों m1 + m2 है, तो यहां से अगर आप देखो तो बच्चों ये इससे कैंसिल हो गया, यानी कि जो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है वो भी क्या आ रहा है, g वेक्टर आ रहा है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर 2 पार्टिकल या 10 पार्टिकल या 20 पार्टिकल मान लीजिए, सबके सब मोशन अंडर ग्रेविटी कर रहे हैं, तो सबका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में g होगा, तो बच्चों सेंटर ऑफ मास का भी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में g होगा। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है, इस पे भी कई क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए बच्चों सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में शिफ्ट कैसे फाइंड करना है वो देखो। ठीक है, देखो ये फॉर्मूला तो बच्चों हम जानते ही हैं कि अगर हमें सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट चाहिए तो हम क्या लिखेंगे, m1x1 + m2x2 डिवाइडेड बाय m1 + m2। अब हम ये जानना चाहते हैं कि सेंटर ऑफ मास x डायरेक्शन में शिफ्ट कितना होगा। ठीक है, जैसे मान लो बच्चों आपने m1 पार्टिकल को शिफ्ट कर दिया, m2 पार्टिकल को शिफ्ट कर दिया, इधर उधर डिस्प्लेस, शिफ्ट मतलब डिस्प्लेस कर दिया, तो सेंटर ऑफ मास कितना डिस्प्लेस होगा। तो ध्यान से देखो, इसी फॉर्मूले को देख के लिखना। ध्यान से देखो बच्चों, सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट कितना है, xum, तो उसमें चेंज कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, शिफ्ट कितना होगा, तो हम कहेंगे डेल्टा xum। x में चेंज कितना होगा, डेल्टा x, तो xum में चेंज कितना हो गया, डेल्टा xum। तो सेंटर ऑफ मास में कितना शिफ्ट आया, m1। बच्चों x1 में कितना चेंज आएगा, डेल्टा x1। x2 में कितना चेंज आएगा बच्चों, डेल्टा x2। और फॉर्मूला बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसे आपने पोजीशन के लिए पढ़ा था, यानी बच्चों सेंटर ऑफ मास में शिफ्ट क्या आएगा, m1 फर्स्ट पार्टिकल में शिफ्ट, m2 सेकंड पार्टिकल में शिफ्ट डिवाइडेड बाय टोटल मास। ठीक बच्चों, अगर सेंटर ऑफ मास में शिफ्ट ना हो तो बताओ डेल्टा xum कितना हो जाएगा, 0। बताओ अगर सेंटर ऑफ मास में शिफ्ट ना हो तो डेल्टा xum कितना हो जाएगा, 0। बच्चों अगर हम इसको 0 कर दें तो ये ऊपर वाला नंबर भी 0 हो जाएगा, मतलब m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2, ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। समझना बच्चों क्या मतलब है इसका। अगर सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से ना हिले, अगर सेंटर ऑफ मास में कोई शिफ्ट ना हो, अगर सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस ना हो, तो बच्चों m1 फर्स्ट पार्टिकल में शिफ्ट प्लस m2 सेकंड पार्टिकल में शिफ्ट इज इक्वल टू कितना आ गया बच्चों, यहां पर 0 आ गया। ठीक है, अब मैं इसको अप्लाई करके दिखाता हूं। पहले ये क्वेश्चन देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि अगर हम 4 kg पार्टिकल को राइट डायरेक्शन में 2 सेंटीमीटर शिफ्ट कर दें, मतलब इसे हम बच्चों राइट डायरेक्शन में 2 सेंटीमीटर शिफ्ट कर दें, और 2 kg को बच्चों लेफ्ट डायरेक्शन में 1 सेंटीमीटर शिफ्ट कर दें, तो आपसे पूछा है सेंटर ऑफ मास में कितना शिफ्ट आएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। बताओ सेंटर ऑफ मास में बच्चों शिफ्ट क्या होता है, फर्स्ट पार्टिकल का मास 4 kg, फर्स्ट पार्टिकल का शिफ्ट प्लस 2 सेंटीमीटर,
सेकेंड पार्टिकल का मास 2 kg, सेकेंड पार्टिकल का शिफ्ट -1 सेंटीमीटर नेगेटिव डायरेक्शन में बाय टोटल मास 4 + 2, ये तरीका है। अब यहां देखो बच्चों, ये कितना हो गया 8, ये कितना हो गया 2, नीचे कितना आ गया 6, 8 - 2 कितना हो गया बच्चों 6/6, यानी कि 1 सेंटीमीटर आ गया और पॉजिटिव आ रहा है। मतलब ये कि जो बच्चों सेंटर ऑफ मास है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में 1 सेंटीमीटर शिफ्ट होगा, ये हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहां पर अगर आप देखो क्या बोला गया है, ये कह रहे हैं अगर 2 kg पार्टिकल को लेफ्ट डायरेक्शन में 3 सेंटीमीटर शिफ्ट करते हैं, मतलब क्या कर रहे हैं देखो, अगर 2 kg पार्टिकल को लेफ्ट डायरेक्शन में 3 सेंटीमीटर शिफ्ट करते हैं तो बच्चों हमसे पूछा है कि 4 kg का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, जिससे कि बच्चों सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पर रहे। यानी कि बच्चों जो सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, मान लो सेंटर ऑफ मास यहां है, तो सेंटर ऑफ मास रेस्ट में रहना चाहिए, सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस नहीं होना चाहिए। देखो कैसे करेंगे बच्चों, हमें पता है कि अगर सेंटर ऑफ मास शिफ्ट नहीं हो रहा है तो इसकी कंडीशन क्या थी, m1 इंटू डेल्टा x1 m2 डेल्टा x2 क्या होना चाहिए 0। अब बच्चों देखो पहले पार्टिकल का मास क्या है 2 kg, पहले पार्टिकल का शिफ्ट क्या है -3, दूसरे पार्टिकल का मास क्या है 4 kg और दूसरे का शिफ्ट क्या है वो हमें फाइंड करना है, = 0। अब बच्चों साफ साफ दिख रहा है, ये उधर ले जाओ तो 4 इंटू डेल्टा x2 क्या हो गया बच्चों 6 आ गया, तो डेल्टा x2 की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों 6/4 हो गई, यानी कि 3/2 हो गई, यानी कि 1.5 सेंटीमीटर हो गया। इसका मतलब बच्चों ये हो गया कि 4 kg पार्टिकल को हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में 1.5 सेंटीमीटर शिफ्ट करना होगा। ठीक है ना, 4 kg को पॉजिटिव डायरेक्शन में 1.5 मीटर शिफ्ट करना होगा, तब जाके सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पर बना रहेगा। ठीक, यहां तक समझ में आया बच्चों? आगे बढ़ते हैं। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आ गए हैं कि किसी भी सिस्टम पर जब हम नेट फोर्स निकालते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या होता है, तरीका क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। यहां पर अगर आप देखो तो हम फाइंड कर रहे हैं नेट फोर्स ऑन अ सिस्टम, उसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि इंटरनल फोर्सेस का सम क्या होता है। जैसे मान लो बच्चों कोई सिस्टम है तो सिस्टम के अंदर के पार्टिकल एक दूसरे पर जो फोर्स लगा रहे हैं उसको इंटरनल फोर्स बोलते हैं। अब बात कर रहे हैं इंटरनल फोर्सेस का सम क्या होता है। चलो देखो बच्चों, जैसे मान लो ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम में मैंने 2 पार्टिकल मान लिए, आपके समझने के लिए आसानी से 2 ही पार्टिकल मैंने माने हैं। अब देखो मान लो बच्चों ये पार्टिकल 1 ये 2, अब आपको पता है न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग अगर पार्टिकल 1 पार्टिकल 2 पर अगर F वेक्टर का फोर्स लगाता है तो पार्टिकल 2 पार्टिकल 1 पर -F वेक्टर का फोर्स लगाएगा। न्यूटन थर्ड लॉ, इक्वल एंड ऑपोजिट। और बच्चों अगर हम इन इंटरनल फोर्सेस को ऐड करें तो बच्चों एक पर फोर्स आ रहा है F और दूसरे पर फोर्स आ रहा है -F, यानी कि नेट कितना हो गया बच्चों 0। हमेशा याद रखो किसी भी सिस्टम में इंटरनल फोर्सेस का सम हमेशा 0 आता है। ठीक है, तो बच्चों हम कह सकते हैं वेक्टर सम ऑफ ऑल इंटरनल फोर्सेस ऑन अ सिस्टम हमेशा क्या होगा बच्चों 0 होगा। ठीक है, सीधी सी बात है। नेट फोर्स इंटरनल फोर्स जो होगा, नेट इंटरनल फोर्स जो होगा वो हमेशा 0 होगा। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक चीज समझना, हमें यह पता चल गया कि भाई नेट फोर्स कितना आ रहा है, उसमें नेट फोर्स के अंदर बच्चों इंटरनल फोर्स का सम तो 0 आ गया। ठीक है, यहीं पर एक पॉइंट और देख लो बच्चों, सोचो अगर आप किसी सिस्टम पर नेट फोर्स फाइंड कर रहे हो, ठीक, तो नेट फोर्स में आप कहोगे सर एक तो सिस्टम पर एक्ट होने वाली इंटरनल फोर्स हो गए और दूसरा इंटरनल फोर्स को छोड़ करके बच्चों मैं इसको अदर फोर्स लिख दे रहा हूं। आप चाहो तो इसको एक्सटर्नल भी बोल सकते हो, मैंने अदर लिखा। अदर का मतलब बच्चों वहां एक्सटर्नल आ जाए, स्यूडो आ जाए, जो आना हो आ जाए, बस इंटरनल को अलग कर दिया। तो मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनो बच्चों, अगर इंटरनल फोर्सेस का सम 0 आ गया है, अगर इंटरनल फोर्सेस का सम 0 है तो सिस्टम पर एक्ट होने वाला जो नेट फोर्स होगा उसमें हम कभी इंटरनल नहीं देखेंगे, सिर्फ हम वो देखेंगे जो इंटरनल के अलावा है, यानी कि अदर फोर्सेस। ठीक है, अब वो अदर बच्चों एक्सटर्नल हो सकता है, एक्सटर्नल हो सकता है, स्यूडो हो सकता है। ठीक है, वो डिपेंड करेगा आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है। ठीक है, तो अभी इनको हटा देते हैं, मतलब दिमाग में क्या रखना है, इंटरनल छोड़ के जो भी फोर्सेस हैं उनको पकड़ना है आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों 1-2 पॉइंट और समझिएगा। सेंटर ऑफ मास की क्या इंपॉर्टेंस है जब हम नेट फोर्स लिखते हैं। सुनो बच्चों, अगर आप ध्यान से सुनिएगा बच्चों, अगर आप किसी भी सिस्टम पर नेट फोर्स लिखते हो
तो किसी भी सिस्टम पर जो नेट फोर्स होता है वो होता है उस सिस्टम का मास, और एक्सेलरेशन हम लिखते हैं बच्चों सेंटर ऑफ मास का। ठीक है, मैंने क्या बोला, किसी भी सिस्टम पर जब नेट फोर्स लेते हैं तो बच्चों फोर्स इज इक्वल टू ma होता है। अगर आप सिस्टम पर फोर्स ले रहे हो तो m इंटू ए में जो a होगा वो क्या होगा, वो होगा बच्चों सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बच्चों सिस्टम का टोटल मोमेंटम फाइंड करते हैं तो ये भी बिल्कुल उसी तरीके से होगा। सिस्टम का टोटल मोमेंटम होगा उस सिस्टम का मास, और बच्चों हम वेलोसिटी लेंगे सेंटर ऑफ मास की। ठीक है, क्या मैंने बोला, जैसे बच्चों F इज इक्वल टू एम ए होता है तो A किसका लेना है, सेंटर ऑफ मास का। वैसे P इज इक्वल टू एम वी होता है तो V किसका लेना है, सेंटर ऑफ मास का। अब इनमें रिलेशन क्या होगा, जैसे बच्चों आप जानते हो कि किसी पार्टिकल पर जो फोर्स होता है वो उसके रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है, वैसे ही बच्चों किसी सिस्टम पर जो फोर्स होगा वो उस सिस्टम के मोमेंटम के चेंज होने के रेट के बराबर होगा। ठीक है, मैं क्या बोला हूं, किसी भी सिस्टम पर जो फोर्स होगा वो उस सिस्टम के मोमेंटम के चेंज होने के रेट के बराबर होगा। इसका मतलब बच्चों एक दो बातें सुनना ध्यान से। पहला, अगर मान लो उस सिस्टम का मोमेंटम चेंज ही ना हो रहा हो, मान लो बच्चों सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट हो, तो बताओ कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 0। इसका मतलब बच्चों अगर सिस्टम का मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है तो उस सिस्टम पर जो नेट फोर्स है वो बच्चों यहां पर क्या होगा, 0। यानी कि बच्चों अगर सिस्टम पर नेट फोर्स 0 है तो आप मोमेंटम चेंज नहीं करेंगे। बात समझ में आ गई, इसी को बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अभी आगे बात करेंगे इस पर भी। और दूसरा बच्चों क्या है कि अगर मान लो सिस्टम पर आपने नेट फोर्स देखा और वो बच्चों 0 नहीं है, इसका मतलब है कि जो सिस्टम का मोमेंटम है वो कांस्टेंट नहीं होगा, वो वेरिएबल होगा, वो चेंज हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। ठीक है, तो ये दो पॉइंट है, चलिए बात करते हैं इन पर। बच्चों यहां पर देखो, अभी हम लोग ये चीज पढ़ चुके हैं कि सिस्टम के मोमेंटम के चेंज होने का रेट किसके बराबर है, उस सिस्टम पर एक्ट होने वाले नेट फोर्स के बराबर है। तो हम यहां पर सीधा सीधा क्या बोल सकते हैं कि अगर सिस्टम पर नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब क्या है बच्चों कि उस सिस्टम का जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहेगा। फोर्स 0 होने से मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। मतलब क्या है बच्चों, सिस्टम का मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू सिस्टम का मोमेंटम फाइनल। इसी को बोलते हैं हम लोग बच्चों कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लेकिन तब अप्लाई होगा जब फोर्स 0 होगा। ठीक है, जैसे यहां पर देखो वही चीज मैंने लिख दी है कि अगर बच्चों नेट फोर्स 0 है तो मोमेंटम कांस्टेंट बना रहेगा। ठीक है, चलिए जैसे बच्चों यहां पर अप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, ये बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं गन बुलेट से रिलेटेड, और गन बुलेट में भी दो तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहला तरीका बच्चों ये है, क्या है जरा समझना बच्चों। यहां पर अगर आप देखो तो एक गन है जिसका मास है कैपिटल एम, और इसके अंदर जो बुलेट है उसका मास क्या है, स्मॉल एम है। ठीक है, इनिशियली ये गन बच्चों रेस्ट में थी, फिर क्या हुआ, फायर हुआ, और जैसे ही फायर हुआ ये बुलेट आगे निकल गई। बच्चों V0 यहां पर हमने क्या माना है, बुलेट की वेलोसिटी। तो सुनना ध्यान से, अगर ये बुलेट मान लो आगे की ओर गई V0 वेलोसिटी से, तो आपको पता है जैसे ही बुलेट बच्चों आगे की ओर निकलेगी गन पर पीछे की ओर फोर्स लगाएगी, यानी कि इस गन को पीछे की ओर कुछ वेलोसिटी मिल जाएगी, मान लो वो V है। तो हमें और जब ये गन पीछे की ओर आती है तो उसको बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी। ठीक है, मतलब जैसे बुलेट आगे गई, बुलेट आगे गई तो बुलेट पर फोर्स लगा आगे, तो गन पर फोर्स लगा पीछे। अब जब गन आएगी पीछे तो उसको बोलते हैं रिकॉइल वेलोसिटी क्या है। तो इसमें वही पूछा है रिकॉइल वेलोसिटी क्या है। सिंपल सा बच्चों, आप जरा समझो इसको। अगर हम यहां पर सिस्टम ले लें गन प्लस बुलेट, ठीक है, समझना, अगर गन और बुलेट को मिलाकर के एक सिस्टम मान लें तो बच्चों आप ध्यान से देखो, जो भी फोर्स है वो इंटरनल ही है, और इंटरनल फोर्स का सम 0 होता है। भाई गन ने बुलेट पर फोर्स लगाया या बुलेट ने गन पे फोर्स लगाया वो तो उनके अंदर की बात है, बाहर से तो कोई फोर्स नहीं लगा। मतलब आप क्या बोलोगे कि बाहर से अगर कोई फोर्स नहीं लगा है, इसका मतलब क्या है कि भाई पूरे सिस्टम पर फोर्स क्या है बच्चों, 0। यानी कि हम कह सकते हैं कि पूरे सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू पूरे सिस्टम का फाइनल मोमेंटम। अब बताओ बच्चों, इनिशियली पूरा सिस्टम रुका हुआ था, गन रुकी हुई थी, बुलेट रुकी हुई थी, तो इनिशियल मोमेंटम कितना हो गया, 0 हो गया। अब चलो फाइनल मोमेंटम की बात करते हैं। ध्यान से देखो बच्चों, इसका मास है स्मॉल एम, इसका मास है कैपिटल एम। तो देखो
गन का मोमेंटम क्या है, तो बच्चों नेगेटिव डायरेक्शन में, तो हम लिखेंगे माइनस mv, और बुलेट का मोमेंटम बच्चों पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो लिखेंगे प्लस mv नॉट। तो यहां से देखो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी बच्चों mv नॉट डिवाइडेड बाय कैपिटल M। तो बच्चों रिकॉइल वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से गन पीछे की ओर जाएगी, वो होगा स्मॉल m v नॉट बाय कैपिटल M। सीधा सा बच्चों, कुछ रटना नहीं है, मोमेंटम कंजर्वेशन करके हम निकाल सकते हैं कि जो गन है उसकी रिकॉइल वेलोसिटी क्या होगी। एक और क्वेश्चन ले रहे हैं इसी से रिलेटेड। बच्चों एक कॉन्सेप्ट है मजल वेलोसिटी, आपने कई बार क्वेश्चन सॉल्व करते हुए देखा होगा मजल वेलोसिटी। अब ये मजल वेलोसिटी क्या होती है समझिएगा। देखो बच्चों, मजल वेलोसिटी का मतलब होता है बुलेट की वेलोसिटी गन के रिलेटिव, बुलेट की वेलोसिटी गन के रिलेटिव, मतलब कोई गन पर बैठ के देखे तो उसको बुलेट किस वेलोसिटी से जाती हुई दिख रही है, और वो भी कब, आफ्टर फायरिंग। मतलब जैसे ही बच्चों फायर कर दिया, अब फायर करने के बाद गन पीछे जा रही है, बुलेट आगे जा रही है, अब उस समय अगर कोई गन पे बैठ के देखे तो उसको बुलेट किस वेलोसिटी से जाते हुए दिख रही है, वही होती है मजल वेलोसिटी। ठीक है, इसमें बच्चों एक कॉन्सेप्ट लगेगा रिलेटिव का। देखिए जैसे मान लो बच्चों हमें यहां पर देखना हो कि वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन, सुनना ध्यान से, वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन, तो क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ गन। तो यहां से अगर आप देखो तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या आ जाएगी, ये इधर ऐड हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा बच्चों वेलोसिटी ऑफ बुलेट विद रिस्पेक्ट टू गन, और ये वीजी इसमें ऐड हो गया, ये देखो वीजी ऐड हो गया। मतलब क्या है, ध्यान से सुनना बच्चों, गन के रिस्पेक्ट में बुलेट किस वेलोसिटी से जा रही है, वो मजल वेलोसिटी है। गन के रिस्पेक्ट में बुलेट की जो वेलोसिटी है उसमें अगर हम गन की वेलोसिटी ऐड कर दें तो हमें बुलेट की टोटल वेलोसिटी मिल जाएगी ग्राउंड से देखने पर। ठीक है, मतलब बुलेट की ग्राउंड से देखने पर वेलोसिटी क्या होगी, बुलेट की वेलोसिटी गन के रिस्पेक्ट में प्लस गन की वेलोसिटी। बात समझ में आ रही है, इससे आपको बुलेट की वेलोसिटी मिल जाएगी। अब जरा क्वेश्चन देखो क्या है हमारे पास। बच्चों सिचुएशन ये है कि जैसे यहां पर हमारे पास क्या है, ये गन हो गई, सही है इस तरह से, और बच्चों यहां पर हमारे पास क्या है, ये बुलेट है, गन का मास कैपिटल M, बुलेट का मास स्मॉल m, और इनिशियली ये पूरा सिस्टम रेस्ट में था, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही बच्चों फायर हुआ, फायर होने के तुरंत बाद क्या हुआ जरा समझना बच्चों, फायर होने के बाद क्या हुआ कि ये जो बुलेट है, मान लो ये आगे जा रही होगी किसी वेलोसिटी से, बुलेट आगे जा रही होगी किसी वेलोसिटी से, और गन पीछे की ओर जा रही होगी किसी वेलोसिटी से। अब बच्चों एक कॉन्सेप्ट समझना, ध्यान से देखो, अगर मैं ये मान लूं कि जो गन है वो वीजी की वेलोसिटी से पीछे की ओर जा रही है, ध्यान से सुनना, अगर गन वीजी की वेलोसिटी से पीछे की ओर जा रही है तो देखो बुलेट की वेलोसिटी क्या होगी भाई, मजल वेलोसिटी मैंने आपको क्या बताया, गन के रिस्पेक्ट में बुलेट की वेलोसिटी फायरिंग के बाद, मतलब फायर कर दिया उसके बाद गन के रिस्पेक्ट में बुलेट की जो वेलोसिटी होती है उसको मजल वेलोसिटी बोलते हैं। तो ध्यान से देखो बच्चों, अब जरा ये बताओ मजल वेलोसिटी हमें कितनी दी गई, ये u, इसका मतलब ये हुआ कि अगर गन पर बैठ के देखें, मतलब कि ये तो बच्चों बिफोर फायर है और ये आफ्टर फायर है, तो फायर करने के बाद ही तो मजल वेलोसिटी डिफाइन की गई है, तो फायर करने के बाद गन के रिस्पेक्ट में जो बुलेट की वेलोसिटी वही मजल वेलोसिटी है। तो क्या बोलेंगे, ध्यान से देखो, तो बुलेट की एक्चुअल वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। देखो बच्चों हमने क्या बोला, गन के रिस्पेक्ट में बुलेट की वेलोसिटी जो है उसमें गन की वेलोसिटी अगर हम जोड़ दें, जोड़ देने का मतलब वेक्टर एडिशन है, ध्यान देना, है ना, ये सब पूरा वेक्टर एडिशन है। तो बच्चों गन के रिस्पेक्ट में बुलेट की वेलोसिटी क्या है, तो हमने कहा भाई गन के रिस्पेक्ट में बुलेट की वेलोसिटी मजल वेलोसिटी है, वो तो u से जा रही है, तो ये तो हो गई बच्चों मजल वेलोसिटी। मजल वेलोसिटी का मतलब क्या, ये कौन सी वेलोसिटी है, ये गन के रिस्पेक्ट में बुलेट की वेलोसिटी है, और इसमें क्या ऐड करना है, गन की वेलोसिटी। तो बच्चों गन इधर की ओर जा रही है तो गन की वेलोसिटी ऐड करने का मतलब एज इट इज गन की वेलोसिटी इसमें ऐड कर दो। बात समझ गई भाई, गन की वेलोसिटी एज इट इज ऐड कर दो। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ना वो बुलेट की एक्चुअल वेलोसिटी होगी ग्राउंड से देखने पर। ठीक है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो बुलेट की वेलोसिटी होगी। अब चलो क्या करना है बच्चों, मोमेंटम कंजर्वेशन लगाइए। सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू बच्चों यहां पर क्या होगा, सिस्टम का फाइनल मोमेंटम। चलो इनिशियल मोमेंटम तो बच्चों हो गया 0, अब जरा फाइनल मोमेंटम देखो बच्चों, ये नेगेटिव में जा रही है तो कैपिटल M मास की गन नेगेटिव डायरेक्शन में जा रही है तो माइनस वीजी की वेलोसिटी। बच्चों इसकी बात कर ले तो स्मॉल m मास की बुलेट पॉजिटिव डायरेक्शन में वेलोसिटी है u और नेगेटिव डायरेक्शन में है vg, सही है। अब बच्चों इसको सॉल्व करके हम गन की वेलोसिटी निकाल लेते हैं। देखो तो बच्चों यहां से अगर आप vg कॉमन कर लो तो यहां पर आ जाएगा m और यहां से आ जाएगा स्मॉल m, ये उधर लेके चले गए, और जो mu है वो उसी तरफ रहने दो, ये
तो बच्चों यहां से देखो गन की वेलोसिटी क्या आ रही है, स्मॉल एम यू डिवाइडेड बाय कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। बच्चों ये बहुत काम का फॉर्मूला है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ना सिर्फ गन और बुलेट में, ध्यान से देखो तो आप कहीं भी लगा सकते हो उसको। देखो कैसे, सबसे पहले आप यहां देखो, बुलेट के आगे जाने की वजह से तो गन पीछे गई है, तो ये हो गया बच्चों बुलेट का मास, और ये हो गई रिलेटिव स्पीड। गन के रिस्पेक्ट में बुलेट की वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी है, मजल वेलोसिटी, तो गन के रिस्पेक्ट में बुलेट की वेलोसिटी यू, तो बुलेट का मास इनटू गन के रिस्पेक्ट में बुलेट की वेलोसिटी मतलब रिलेटिव वेलोसिटी डिवाइड बाय टोटल मास, इससे आपको गन की रिकॉइल वेलोसिटी पीछे की ओर मिल जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बच्चों यहां पर देखिए एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन है मोमेंटम कंजर्वेशन पे, इस पे भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो यहां पर क्या है, और इस तरीके के बच्चों मैंने एक और ये दो क्वेश्चन लिए हैं, मतलब इन दो से बाहर आपसे कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, चलो देखो बच्चों यहां पर हमें बोला गया है कि एक पार्टिकल है जिसका मास m है और उसको हम u वेलोसिटी से फायर करते हैं या थ्रो करते हैं थीटा एंगल पर। अब आपको पता है ये प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा होगा, ये कह रहे हैं बच्चों कि जब ये पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा, जब ये पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पर पहुंचेगा तो वहां पर बच्चों ये एक्सप्लोड हो जाता है। जब ये मैक्सिमम हाइट पर पहुंचता है तो वहां पर ये एक्सप्लोड हो जाता है, और दो इक्वल पार्ट में एक्सप्लोड होता है, मतलब ब्रेक होता है m/2 m/2। अब कह रहे हैं कि मतलब क्या हुआ बच्चों, समझो, बताओ जब ये हाईएस्ट पॉइंट पर जाएगा तो आपको पता है इसके पास सिर्फ एक वेलोसिटी होगी u cos थीटा, मास इसका m है। तो बच्चों ये है एक्सप्लोजन से ठीक पहले। अब एक्सप्लोजन के ठीक बाद क्या होगा, तो यहां पर दो टुकड़ों में ये डिवाइड हो गया, ये भी m/2 और ये भी m/2। ठीक, अब कह रहे हैं एक टुकड़ा बच्चों तुरंत रेस्ट में आ जाता है ना, एक टुकड़ा तुरंत रेस्ट में आ जाता है, तो मतलब ये कि एक्सप्लोजन के तुरंत बाद एक टुकड़ा रेस्ट में आ गया। अब जो रेस्ट में आ गया तो नीचे गिर जाएगा थोड़ी देर बाद, और कह रहे हैं कि बताओ दूसरा टुकड़ा कहां पर गिरेगा, दूसरा टुकड़ा कहां पर गिरेगा। तो पहले एक बात समझो, सबसे पहले बच्चों हमें फाइंड करना पड़ेगा कि एक्सप्लोजन के तुरंत बाद अगर एक टुकड़ा रेस्ट में आ गया तो दूसरे की वेलोसिटी क्या होगी, वो हमें फाइंड करनी पड़ेगी। इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चों, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्यों बच्चों, एक्सप्लोड होना इंटरनल मैकेनिज्म है, अंदर कुछ ऐसा हुआ जिससे वो एक्सप्लोड हो गया, बाहर से किसी ने फोर्स नहीं लगाया है। ठीक है, तो बच्चों यहां पर हम क्या बोलेंगे, इतने शॉर्ट ड्यूरेशन में इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। अब आप कह रहे हो सर mg तो लग रहा है, बच्चों mg जो है वो कोई इंपल्सिव फोर्स नहीं है ना, mg कोई इंपल्सिव फोर्स नहीं है, सही है। तो जो इतने कम टाइम में, एक्सप्लोजन बच्चों बहुत कम देर के लिए होता है, और बहुत कम टाइम में वही फोर्स इफेक्ट दिखा सकता है जिसका मैग्नीट्यूड बहुत ज्यादा हो। ठीक, तो बच्चों बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो एक्सटर्नल फोर्स हमने जीरो कर दिया। ठीक है, मतलब इंपल्सिव फोर्स हमने जीरो कर दिया कि बाहर से कोई इंपल्सिव फोर्स नहीं लग रहा है, सही है। अब जरा बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू सिस्टम का फाइनल मोमेंटम करता हूं, ठीक है, समझना बच्चों, बताओ सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम क्या होगा। तो एक्सप्लोजन से ठीक पहले बच्चों इसका मोमेंटम क्या था, पॉजिटिव डायरेक्शन में mu cos थीटा, और एक्सप्लोजन के तुरंत बाद क्या हुआ, एक m/2 जो है वो तो रेस्ट में आ गया, और बच्चों जो दूसरा m/2 है वो v वेलोसिटी से आगे जा रहा है। अब आप देखो m से m कैंसिल कर दो तो v की वैल्यू आ गई बच्चों यहाँ पर 2u cos थीटा, v की वैल्यू कितनी आ गई, 2u cos थीटा। मतलब ये कि एक्सप्लोजन के तुरंत बाद इसकी वेलोसिटी, जो एक पीस बचा उसकी वेलोसिटी बच्चों इसकी डबल हो गई। ठीक है, मतलब हम यहां पर क्या कह सकते हैं कि हाईएस्ट पॉइंट पर ये जो m/2 है इसकी वेलोसिटी बच्चों डबल हो गई 2u cos थीटा। अब बताओ ये कहां पर गिरेगा जाके, अब जो मैं बोलो ध्यान से सुनना, डायरेक्ट आंसर आएगा। देखो बच्चों अगर हम यहां से इसको आधा आधा करें तो जरा सुनो, ये बच्चों कितना है, आप कहोगे सर r/2 है, बिल्कुल सही है, और ये भी बच्चों कितना है, आप कहोगे सर r/2 है। अब जरा सुनो, जब इसकी वेलोसिटी बच्चों u cos थीटा होती थी तब ये r/2 तक जा पाता था। भाई इधर का भूल जाओ, ये तो हो ही चुका है, इसके आगे की बात कर रहे हैं। इसके आगे अगर आप देखो तो u cos थीटा की वेलोसिटी होने पर r/2 तक जा पाता था। बच्चों यहां वेलोसिटी डबल हो चुकी है, तो वेलोसिटी डबल हो गई, मतलब अब ये r/2 का डबल डिस्टेंस जा सकता है, जा सकता है कि नहीं, मतलब कितना जा सकता है, r और आगे जा सकता है। अब आप ये बताओ, जहां से थ्रो किया था वहां से मैक्सिमम हाइट तक कितना चला, r/2, मतलब हॉरिजॉन्टल में कितना चला, r/2, और एक्सप्लोजन होने के बाद इधर कितना गया, r।
तो बच्चों टोटल हॉरिजॉन्टल रेंज अगर आप निकालोगे तो ये आ जाएगी बच्चों r/2, तो एक्सप्लोजन से पहले ही चल चुका था और एक्सप्लोड होने के बाद जो एक टुकड़ा है डबल वेलोसिटी की वजह से r और चलता है, तो बच्चों ये आ गया 3r/2। मतलब ये कि बच्चों जहां से आपने इसको फायर किया था या थ्रो किया था वहां से 3r/2 पे जाके ये गिरेगा। समझ रहे हैं? मतलब बच्चों क्या होगा, देखो इधर कि आपने इसको ऐसे किया, ये यहां तक पहुंचा, यहां दो टुकड़े हुए बच्चों इसके, ठीक है। अब देखो बच्चों ध्यान से सुनना, अगर आपसे पूछे सेंटर ऑफ मास कहां गिरेगा, तो बच्चों सेंटर ऑफ मास एक्सटर्नल फोर्स की वजह से इफेक्ट होता है, इंटरनल फोर्स उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इंटरनल फोर्स का सम 0 होता है, इंटरनल फोर्स की वजह से सेंटर ऑफ मास पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मतलब सेंटर ऑफ मास, क्योंकि यहां पर बच्चों बाहर से कोई फोर्स है नहीं, तो हम मानेंगे कि जो सेंटर ऑफ मास है वो तो वहीं गिरेगा जाके, मतलब सेंटर ऑफ मास तो बच्चों वहीं गिरेगा r डिस्टेंस पर जहां पहले इस पार्टिकल को गिरना था। लेकिन अगर हम बाकी दो पीसेस की बात करें, ठीक है, तो बच्चों एक पीस तो रेस्ट में आके सीधे नीचे गिर जाएगा, मतलब यहीं गिर जाएगा, और दूसरा पीस बच्चों कहां पर गिरेगा, यहां पर गिरेगा। कितना दूर गिरेगा यहां से, वो अभी हमने फाइंड किया 3r/2, मतलब एक m/2 बच्चों यहीं गिर गया और दूसरा m/2 3r/2 डिस्टेंस पर गिरेगा, और सेंटर ऑफ मास कहां जाएगा बच्चों, r डिस्टेंस पर जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन बच्चों यहां से बन सकता है, पूछा जा सकता है, ठीक है। अब बच्चों यहां पर बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट पर एक और क्वेश्चन है, ये देखिए, इसमें मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है और क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए यहां पर बच्चों सेम क्वेश्चन है कि हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचते हैं, दो इक्वल पीसेस में ये ब्रेक हो जाता है, उसके बाद देखो क्या होता है। बच्चों ये कह रहे हैं कि अगर जैसे पहले वाले में क्या था कि एक्सप्लोजन के तुरंत बाद एक पीस बच्चों रेस्ट में आ गया था, यहां पर क्या है, वन पार्ट रिट्रेसेस इट्स पाथ, मतलब एक टुकड़ा जो है वो अपना पाथ बच्चों रिट्रेस कर जाता है। तो अब जरा समझिएगा क्या हुआ यहां पर बच्चों, टॉप मोस्ट पॉइंट पर आपको पता है कि इसके दो पीस हो गए m/2 m/2, ठीक। और बच्चों ये कह रहे हैं कि एक टुकड़ा अपना पाथ रिट्रेस कर जाता है। जरा सोचो, जब ये यहां पर आया होगा तो एक्सप्लोजन से पहले इसकी वेलोसिटी थी u cos थीटा। बच्चों अगर आप चाहते हो कि कोई अपना पाथ रिट्रेस कर जाए तो बच्चों ये तभी हो सकता है जब आप उसकी वेलोसिटी को रिवर्स कर दो। जैसे मान लो कोई ऐसे आ रहा है, उसकी वेलोसिटी रिवर्स कर दो, वो अपना पाथ रिट्रेस कर जाएगा। तो इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि अगर ये टुकड़ा अपना पाथ रिट्रेस कर रहा है तो मतलब इसकी वेलोसिटी बच्चों यहां पर रिवर्स हो चुकी है u cos थीटा, और इसकी वेलोसिटी बच्चों मान लो v हो गई है। फिर से लगा दो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो बच्चों यहां पर देखो, इसको पकड़ो पहले, इनिशियल मोमेंटम बच्चों क्या था, m इंटू प्लस u cos थीटा इज इक्वल टू, बच्चों सिस्टम का फाइनल मोमेंटम क्या होगा, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में है माइनस m/2 इंटू u cos थीटा, और बच्चों ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है m/2 इंटू v। अब यहां पर देखो बच्चों m m m तो कैंसिल हो गया, देखो u cos थीटा और ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा 3u cos थीटा/2, है ना, 1 + 1/2। और बच्चों यहां पर देखो तो ये यहां पर कितना आ गया, v/2, 2 से 2 कैंसिल, v की वैल्यू हो गई बच्चों 3u cos थीटा, ठीक है, v की वैल्यू बच्चों आ गई 3u cos थीटा। मतलब क्या, ध्यान से सुनो, फिर से वही चीज है। बताओ बच्चों हाईएस्ट पॉइंट पर जो ये m/2 है, इसकी वेलोसिटी आ रही है 3 टाइम्स ऑफ u cos थीटा। फिर से सुनो बच्चों, जब u cos थीटा होता था तो ये r/2 तक जा पाता था, तो अगर 3 गुना वेलोसिटी होगी तो बच्चों ये 3 गुना डिस्टेंस जाएगा, यानी कि r/2 का 3 गुना जा पाएगा। सही है। अब बताओ जहां से थ्रो किया था वहां से कितना दूर गिरेगा, तो बच्चों आप कहोगे कि r/2 तो सर ये एक्सप्लोजन से पहले ही चल चुका था, और 3r/2 एक्सप्लोजन के बाद ये टुकड़ा चलेगा। तो बच्चों टोटल यहां पर कितना हो गया, हमारे पास 2r आ गया, यानी ये 2r डिस्टेंस पर जाके गिरेगा, ठीक है। इसी पर बेस्ड बच्चों एक और क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जरा इस क्वेश्चन को देखिए। मैंने सारे टाइप बच्चों यहां पर कवर कर रखे हैं, बस आपको सीरियसली इसको फॉलो करना है। देखो बच्चों 60 kg की एक बॉडी है जो कि रेस्ट में है, अचानक से बच्चों एक्सप्लोजन हुआ, इस एक्सप्लोजन की वजह से यहां पर 3 टुकड़ों में ये डिवाइड हो गई। पहला टुकड़ा है बच्चों 10 kg का जो 30 मीटर पर सेकंड से x डायरेक्शन में जा रहा है, दूसरा टुकड़ा है 20 kg का जो 20 मीटर पर सेकंड से y डायरेक्शन में जा रहा है, तीसरा टुकड़ा है बच्चों 30 kg का, आपको बताना है ये किस डायरेक्शन में किस वेलोसिटी से मूव करेगा, ठीक है। देखो बच्चों आप यहां पर फिर से समझो, एक्सप्लोजन एक इंटरनल मैकेनिज्म है जिसमें बाहर से कोई फोर्स नहीं लगता है, तो एक्सटर्नल फोर्स कितना हो गया, 0।
इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि सिस्टम का जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट बना रहेगा, बिल्कुल सही है। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि इनिशियली पूरा सिस्टम रेस्ट में था, तो अगर सिस्टम का बच्चों इनिशियल मोमेंटम देखें तो वो जीरो है। इसका मतलब बच्चों सिस्टम का जो फाइनल मोमेंटम होगा वो भी क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि सेम रहना है। तो फाइनल मोमेंटम शुड बी जीरो। अब जरा ध्यान से देखना बच्चों, यहां पर देखो, हम क्या करेंगे, इन तीनों का मोमेंटम ऐड करके जीरो करना है, बिल्कुल करना है। तो आप क्या बोलोगे, देखो ध्यान से समझना बच्चों, इन तीनों का मोमेंटम ऐड करके जीरो करना है। इसका मतलब यह हुआ इन दोनों का मोमेंटम हम ऐड करें और जितना आए उसको ये वाला कैंसिल करेगा। मतलब ये बच्चों कुछ इस तरीके से जा रहा होगा, है ना, इस डायरेक्शन में कुछ v वेलोसिटी से जा रहा होगा। बात समझ में आ रही है? जिससे कि इन दोनों का मोमेंटम बच्चों कुछ ऐसा आएगा, उसको कैंसिल ये करेगा। तो पहले हम एक काम करते हैं, इन दोनों का टोटल मोमेंटम निकालते हैं, देखो। या फिर बच्चों एक काम कर सकते हो, इसको वेक्टर से भी सॉल्व कर सकते हो, मैं बताता हूं कैसे। भाई फाइनल मोमेंटम जीरो है, इसका मतलब बच्चों बताओ इसका मोमेंटम कितना होगा, तो आप बोलोगे 10 इंटू 30 और ये हो गया आई कैप, m1 मतलब मास इंटू वेलोसिटी और डायरेक्शन आई कैप। इसका बच्चों कितना होगा, तो आप बोलोगे 20 इंटू 20, ये हो गया जे कैप। तीसरे का बच्चों क्या होगा, तो मास इसका है 30 और वेलोसिटी मान लो इसकी है v और ये हो गया बच्चों जीरो। टोटल मोमेंटम जीरो होना चाहिए। अब बच्चों यहां पर देखो, पूरे को 10 से डिवाइड कर दो तो जीरो जीरो और ये जीरो कैंसिल हो गया। तो बच्चों यहां पर आ जाएगा आपके पास 30 आई कैप, ये जो दिख रहा है, और बच्चों ये हो जाएगा 40 जे कैप, और यहां पर आ गया बच्चों 3v इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहां पर जरा देखो, 3v की वैल्यू क्या आ गई, -30 आई कैप -40 जे कैप, ठीक है। या फिर बच्चों वेलोसिटी आप क्या बोल सकते हो, -30 आई कैप -40 जे कैप डिवाइडेड बाय, और यहां पर बच्चों 3 हो जाएगा। अब एक चीज समझो, वेलोसिटी बच्चों क्लियर कट दिखाई दे रही है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में आपको बताता हूं क्या है। देखो बच्चों 30 आई कैप वो भी माइनस का, मतलब कि नेगेटिव डायरेक्शन में, और ये आप ले लीजिए बच्चों यहां पर 30। मैं सिर्फ इसको समझने की कोशिश कर रहा हूं, 3 से तो बाद में डिवाइड कर देंगे, बस इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो बच्चों यहां पर देखो क्या है, 30 नेगेटिव डायरेक्शन में, फिर -40 जे का मतलब 40 बच्चों नेगेटिव डायरेक्शन में, ऐसे जे में। अब आपको पता बच्चों अगर ये 3 ये 4 है तो रिजल्टेंट इसका क्या आ जाएगा 5, यानी अगर ये 30 है 40 है तो रिजल्टेंट आ गया 50, मतलब ऊपर आ गया बच्चों 50, नीचे है 3, तो वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड हुआ वो हो गया बच्चों 50/3 मीटर पर सेकेंड। अच्छा रही बात एंगल की, एंगल बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा, ध्यान से देखो बच्चों, अगर ये 4 है ये 3 है तो ये 4 के सामने 53 डिग्री होगा, है ना भाई, आपको पता है ना 53 डिग्री 37 डिग्री, तो ऐसे बता सकते हो। चाहो तो tan थीटा लगा सकते हो, 40/30 यानी 4/3, वहां से भी कर सकते हो। तो बच्चों वेलोसिटी कितनी आ रही है 50/3 और 53 डिग्री पर आ रही है ना, इस तरह से। तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा, यहां से 53 डिग्री पर विद स्पीड 50/3 मीटर पर सेकेंड। बच्चों आगे बढ़ते हैं, एक और बहुत स्पेशल टाइप का क्वेश्चन है, जरा क्वेश्चन को समझिएगा क्या है। बच्चों यहां पर बोला गया है कि एक पर्सन है, एक प्लेटफॉर्म के ऊपर है, प्लेटफॉर्म की लेंथ आपको L दी गई है, प्लेटफॉर्म का मास कैपिटल M है, पर्सन का मास स्मॉल m है। जो प्लेटफॉर्म है बच्चों वो स्मूथ सरफेस पर रखा है, बिल्कुल स्मूथ फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखा हुआ है, ठीक। अब ये कह रहे हैं कि अगर ये पर्सन वॉक करते हुए बच्चों इस एंड पर आ जाए, अगर ये पर्सन वॉक करते हुए इस एंड पर आ जाए तो प्लेटफॉर्म कितना पीछे जाएगा। 2-3 बातें बच्चों ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना क्या मैं बोल रहा हूं। बताओ जरा, पर्सन का जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, या इसको मैन बोल देते हैं बच्चों तो थोड़ा अपने लिए नोटेशन में आसानी होगी, है ना, इसको मैन बोल देते हैं और इसको प्लेटफॉर्म बोल देते हैं। तो बच्चों मैन का जो डिस्प्लेसमेंट है वो प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में क्या होगा, तो आप बोलोगे सर मैन का डिस्प्लेसमेंट माइनस प्लेटफॉर्म का डिस्प्लेसमेंट, यही तो बोलोगे। तो बच्चों यहां से मैन का जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा मैन का डिस्प्लेसमेंट प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में प्लस प्लेटफॉर्म का डिस्प्लेसमेंट। अब आपको सुन के बड़ा अजीब सा लग रहा होगा सर ये क्या बता रहे हो, मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। बच्चों जैसे मान लीजिए ये प्लेटफॉर्म है और ये उसके ऊपर एक मैन है, ठीक है। तो यहां पर ध्यान से देखो बच्चों, जब मैन आगे की ओर चलेगा तो प्लेटफॉर्म पीछे की ओर जाएगा, जब मैन प्लेटफॉर्म के ऊपर आगे बढ़ेगा, ठीक है, तो प्लेटफॉर्म पीछे जाएगा। अब सुनना, 2 बातें हैं।
मैन के पास यहां पर बच्चों दो तरह के डिस्प्लेसमेंट है। पहला, जो मैन का खुद का डिस्प्लेसमेंट है ओवर द प्लेटफॉर्म, है ना। जैसे मान लीजिए बच्चों कि एक प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर मैन चल रहा है, तो एक तो मैन का खुद का डिस्प्लेसमेंट हो गया। दूसरा, जरा सोचो, अगर बच्चों प्लेटफॉर्म पीछे जाएगा तो प्लेटफॉर्म के ऊपर जितनी भी चीजें वो भी तो उसके साथ पीछे जाएंगी। जैसे मान लीजिए एक बच्चों बस है, बस मूव कर रही है और बस के अंदर अंदर आप भी मूव कर रहे हो, तो आपके पास यहां दो तरह के डिस्प्लेसमेंट है। पहला, आपका खुद का डिस्प्लेसमेंट, और दूसरा, जितना बस चलेगी उतना तो आप जाओगे ही ना, क्योंकि आप बस के ऊपर ही खड़े हो। तो जितना बस का डिस्प्लेसमेंट है वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, प्लस आपका खुद का जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी आपके पास है। ठीक है, तो एक तो ये आइडिया है। दूसरा, जरा देखो बच्चों, अगर हम यहां पर देखें कि भाई पर्सन और प्लेटफॉर्म के बीच में फोर्स किस तरह का होगा, ध्यान से सुनना बच्चों। जब पर्सन आगे की ओर बढ़ना चाहेगा तो वो प्लेटफॉर्म को पीछे की ओर धक्का देगा, यानी पर्सन जो है वो प्लेटफॉर्म पर पीछे की ओर फोर्स लगाएगा, तो जो प्लेटफॉर्म है वो पर्सन पर आगे की ओर फोर्स लगाएगा। लेकिन अगर हम इस पूरे को एक सिस्टम मान लें तो नेट फोर्स बच्चों हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जीरो है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नेट फोर्स बाहर से जीरो है। इन दोनों ने एक दूसरे पर लगाया है ना, ये तो इंटरनल हो गया, बाहर से कोई फोर्स नहीं है। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि सेंटर ऑफ मास जहां था वहीं रहेगा, सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस नहीं होगा। सेंटर ऑफ मास डिस्प्लेस नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको बार बार बोला यही बात, इंटरनल फोर्स की वजह से सेंटर ऑफ मास पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। जब तक बाहर से फोर्स नहीं लगेंगे तब तक सेंटर ऑफ मास पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो बच्चों सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट यहां पर क्या हो गया, जीरो। मतलब सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पर रुका रहेगा, पहले भी रेस्ट में था, बाद में भी रेस्ट में रहेगा, तो शिफ्ट नहीं होगा। और बच्चों अगर ऐसा है तो हम क्या लिखते हैं, m1 फर्स्ट पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट, m2 सेकेंड पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू जीरो। अब बच्चों यहां पर जरा समझना, ये हमारे पास क्या है, प्लेटफॉर्म है, और ये इसके ऊपर पर्सन है। ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं बच्चों, पर्सन आगे गया तो प्लेटफॉर्म पीछे गया, तो हम मान लेते हैं बच्चों प्लेटफॉर्म कितना पीछे गया, एक्सपी। प्लेटफॉर्म कितना पीछे गया, एक्सपी। और जरा बताओ, पर्सन के पास दो तरह के डिस्प्लेसमेंट है। पहला, एक तो पर्सन अपनी जगह से बच्चों उठ करके यहां आ गया है, तो पर्सन का खुद का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में एल है। भाई यहां से आ गया ना, तो पर्सन का खुद का डिस्प्लेसमेंट एल है। और क्योंकि प्लेटफॉर्म पीछे गया एक्सपी, तो प्लेटफॉर्म के ऊपर जो पर्सन खड़ा है वो भी पीछे जाएगा एक्सपी। तो प्लेटफॉर्म के पीछे जाने से पर्सन के पास एक्सपी आ गया। तो पर्सन के पास बच्चों दो तरह के डिस्प्लेसमेंट है, एक तो इसका खुद का डिस्प्लेसमेंट एल, और प्लेटफॉर्म के पीछे जाने से ये भी पीछे जाएगा एक्सपी। ठीक, अब चलो देखो, तो बच्चों यहां पर देखो, सबसे पहले हम लिखेंगे प्लेटफॉर्म का मास वो है कैपिटल एम, और प्लेटफॉर्म का डिस्प्लेसमेंट है माइनस एक्सपी। पर्सन का डिस्प्लेसमेंट बच्चों स्मॉल एम। अच्छा, पर्सन का मास हो गया स्मॉल एम, और पर्सन का डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों, पॉजिटिव डायरेक्शन में एल है और नेगेटिव डायरेक्शन में एक्सपी है। तो बच्चों यहां से क्या हम एक्सपी निकाल सकते हैं, देखो, तो बच्चों यहां पर m प्लस एम, ये हो गया आपके पास एक्सपी, और दूसरी साइड हो गया ml। तो बच्चों प्लेटफॉर्म का डिस्प्लेसमेंट आ गया ml डिवाइडेड बाय m प्लस स्मॉल m। ये फॉर्मूला बच्चों डायरेक्ट याद रखना, बहुत काम आएगा आपके, बहुत काम आएगा आपके। ध्यान से सुनो क्या है, प्लेटफॉर्म कितना डिस्प्लेस होगा कैसे निकालोगे, ध्यान से सुनो, बताओ प्लेटफॉर्म क्यों डिस्प्लेस हुआ, क्योंकि पर्सन चला है ना। तो पर्सन का मास या मैन का मास और मैन का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, ध्यान से देखो बच्चों, जो एल है वो क्या है, ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है। मतलब कि प्लेटफॉर्म के रिस्पेक्ट में पर्सन का डिस्प्लेसमेंट है, ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो पर्सन का मास, पर्सन का रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल मास, इससे आपको पता चल जाएगा प्लेटफॉर्म कितना पीछे गया है। ठीक है बच्चों, अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ठीक है, और डायरेक्ट रिजल्ट पर हम बात करेंगे, और इस पे भी क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाते हैं। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं जो इस फॉर्मूले का यूज करके बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। वो है बच्चों सेंटर ऑफ मास का फ्रेम। मतलब अगर हमारे पास बच्चों दो पार्टिकल का एक सिस्टम है और हम ग्राउंड पर बैठ के उसको ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं, हम सेंटर ऑफ मास पर बैठ के उन दोनों पार्टिकल को देख रहे हैं। मैं क्या बोल रहा हूं, सेंटर ऑफ मास पर बैठ के उन दोनों पार्टिकल को देख रहे हैं, तो क्या होगा, ध्यान से सुनिए। पहला, अगर आप बच्चों इस तरह के सिस्टम में, एक सिस्टम है आपके पास, और बच्चों इसके आप सेंटर ऑफ मास पर जाके बैठ जाते हो, कहां बैठ जाते हो, सेंटर ऑफ मास पर। मतलब बच्चों ऑब्जर्वर कहां पर बैठा है, सेंटर ऑफ मास पर। अगर आप सेंटर ऑफ मास पर बैठ के सिस्टम को ऑब्जर्व करते हो तो इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बच्चों, डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखना जो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखो, हाफ
यहां लिखते हैं m1 m2 बाय m1 प्लस m2, और यहां लिखते हैं बच्चों v रिलेटिव का स्क्वायर। ठीक है, क्या लिखते हैं, हाफ m1 m2 बाय m1 प्लस m2। बच्चों ये जो m1 m2 बाय m1 प्लस m2 है ना, इसे आप बोलोगे म्यू। क्या बोलोगे, म्यू। म्यू बच्चों यहां पर है रिड्यूस्ड मास ऑफ सिस्टम। कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जाता है सिस्टम का रिड्यूस्ड मास कितना है, तो आप बोलोगे म्यू, मतलब m1 m2 बाय m1 प्लस m2, इसको बोलते हैं रिड्यूस्ड मास ऑफ सिस्टम। एक चीज और समझो, अब v रिलेटिव क्या है बच्चों, 1 के रिस्पेक्ट में 2 की वेलोसिटी या 2 के रिलेटिव 1 की वेलोसिटी, मतलब 1 और 2 का जो रिलेटिव वेलोसिटी है बच्चों वो v रिलेटिव है। मैंने लिख दिया रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन पार्टिकल 1 एंड पार्टिकल 2। बच्चों इससे पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट आपको मिल जाएगी। क्या मिलेगी, हाफ रिड्यूस मास v रिलेटिव स्क्वायर, हाफ रिड्यूस मास v रिलेटिव स्क्वायर, और रिड्यूस मास क्या है, m1 m2 बाय m1 प्लस m2। ठीक है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, वो क्या है, अगर आप सेंटर ऑफ मास पर बैठ गए तो आपको दोनों पार्टिकल, एक्चुअल में चाहे जो भी हो, सेंटर ऑफ मास पर बैठ के देखने के बाद, सेंटर ऑफ मास पर बैठ गए, फिर जब आप देखोगे तो दोनों पार्टिकल आपको एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए दिखेंगे, चाहे वो एक दूसरे से दूर जा रहे हो, चाहे वो एक दूसरे के पास आ रहे हो। यानी या तो सेपरेशन होगी या अप्रोच होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए दिखेंगे। मतलब सेंटर ऑफ मास पर बैठ के देखोगे तो बच्चों ये सिचुएशन होगी। मान लो आप कहां पर बैठ गए, सेंटर ऑफ मास पर बैठ गए, तो या तो दोनों पार्टिकल एक दूसरे से दूर जाते, मतलब इस तरह से जाते हुए दिखेंगे, या तो आप बोल सकते हो एक दूसरे के पास आते हुए दिखेंगे, मतलब कुल मिला के एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होंगे। ठीक है, तो सेंटर ऑफ मास पर बैठ के देखने पर जो भी इनकी रिलेटिव वेलोसिटी आएगी उसके हिसाब से एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए दिखते हैं। तो या तो बच्चों यहां पर सेपरेशन बढ़ रही होगी या सेपरेशन कम हो रही होगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं बच्चों। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दूसरा पॉइंट, वो क्या है, ध्यान से सुनो बच्चों। ये तो आपने देख लिया कि अगर हम सेंटर ऑफ मास पर बैठ जाएं तो पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी क्या दिखेगी, हाफ रिड्यूस मास रिलेटिव स्पीड का स्क्वायर, हाफ म्यू वी रिलेटिव स्क्वायर। अब एक चीज और, जब आप सेंटर ऑफ मास पर बैठते हो तो बच्चों ध्यान से सुनना, जैसे मान लो यहां पर एक पार्टिकल है m1, यहां पर एक पार्टिकल है m2, आप बैठ गए बच्चों सिस्टम के सेंटर ऑफ मास पर। ठीक है, और सेंटर ऑफ मास पर बैठ के देखने पर आपको यह दिखा कि दोनों पार्टिकल एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में भाग रहे हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, दोनों पार्टिकल एक दूसरे के ऑपोजिट में जाते हुए दिखते हैं जब कहां से ऑब्जर्व करते हैं, सेंटर ऑफ मास पे बैठ के ऑब्जर्व करते हैं। तो बच्चों सेंटर ऑफ मास पे बैठ के देखोगे दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट जाते हुए दिखाई देंगे। एक और इंपॉर्टेंट बात कि बच्चों दोनों सेम मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम से जाते हुए दिखते हैं, मतलब कि सेंटर ऑफ मास पे बैठ के देखा, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए दिखे, और उनके मोमेंटम के मैग्नीट्यूड सेम होते हैं। सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में दोनों के जो मोमेंटम है वो सेम मैग्नीट्यूड के होते हैं, और वो कितना होता है वो मैं आपको बता रहा हूं, वो होता है बच्चों म्यू इंटू वी रिलेटिव। क्या होता है, म्यू इंटू वी रिलेटिव। म्यू यहां पर बच्चों क्या है, रिड्यूस मास, और रिलेटिव मतलब 1 के रिस्पेक्ट में 2 की वेलोसिटी या 2 के रिस्पेक्ट में 1 की वेलोसिटी। ठीक है, अब बच्चों यहां पर मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूं ये सारी चीजें, जरा देखिए बच्चों। यहां पर अगर आप देखो तो हमारे पास एक न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये जो बच्चों न्यूक्लियस है वो अभी यहां पर रेस्ट में है। अब मान लीजिए ये न्यूक्लियस अचानक से टूट जाता है या कोई रिएक्शन होती है, ठीक है, और ये 2 न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाता है। ये देखो 2 न्यूक्लियस में ब्रेक हो जाता है। साथ ही साथ इसके ब्रेक होने से बच्चों कुछ एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को हम क्यू मान ले रहे हैं। कुछ एनर्जी रिलीज हुई, मान लो क्यू। अच्छा, हम यहां पर एज्यूम कर रहे हैं कि जो भी एनर्जी यहां पर रिलीज होगी वो एनर्जी इन दोनों को मिल जाएगी इनकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। अब सुनना ध्यान से बच्चों, एक बात बताओ, इसके पास आपको पता है इनिशियली रेस्ट में है, तो जब 2 न्यूक्लियस बने तो दोनों बच्चों एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए दिखने चाहिए, जिससे बच्चों मोमेंटम आप खुद समझो। अगर इनिशियल मोमेंटम बच्चों 0 है तो इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि फाइनल मोमेंटम भी कितना होगा, 0 होगा। और अगर फाइनल मोमेंटम 0, इसका क्या मतलब है कि ये जितने मोमेंटम से इधर जा रहा होगा ये उतने ही मोमेंटम से ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा। मान लीजिए बच्चों इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, ठीक, और जितनी एनर्जी रिलीज हुई वो इनको इनकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में मिल जाएगी। जो मैं सॉल्व कर रहा हूं उसका रिजल्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। सबसे पहले एक बात बताओ,
अगर इनिशियल मोमेंटम जीरो है तो फाइनल मोमेंटम जीरो होगा, और फाइनल मोमेंटम तभी जीरो होगा जब दोनों के मोमेंटम के मैग्नीट्यूड सेम हो और डायरेक्शन ऑपोजिट हो। ठीक है, अब एक चीज और सुनो बच्चों, अगर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड सेम है तो आपको पता है बच्चों काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है मोमेंटम का स्क्वायर बाय 2m। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या लगाते हैं बच्चों, मोमेंटम का स्क्वायर बाय 2m। तो यहां से अगर आप मोमेंटम का मैग्नीट्यूड देखोगे तो वो आ जाएगा √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। क्या आ जाएगा, √2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। मतलब क्या है, अगर इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम मैग्नीट्यूड में सेम है, इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि पहले पार्टिकल का मोमेंटम का मैग्नीट्यूड यानी √2m1 इंटू काइनेटिक एनर्जी k1, और बच्चों दूसरे पार्टिकल के लिए √2m2 इंटू उसकी काइनेटिक एनर्जी k2। भाई इसकी काइनेटिक एनर्जी k1, इसकी काइनेटिक एनर्जी k2। तो बच्चों यहां से क्या मिला, m1 k1 इज इक्वल टू m2 k2। मतलब समझ में आ रहा क्या है इसका, कि जिसका मास ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, जिसका मास ज्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कम, जिसका मास कम उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा। इसलिए हल्का पार्टिकल ज्यादा काइनेटिक एनर्जी शेयर करेगा, मतलब उसके पास ज्यादा काइनेटिक एनर्जी आएगी। मतलब टोटल एनर्जी, जो टोटल एनर्जी रिलीज हुई है उसमें से ज्यादा एनर्जी किसके पास जाएगी, जो हल्का होगा, और कम एनर्जी किसके पास जाएगी, जो भारी होगा। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। और सुनो बच्चों, हमें पता है टोटल काइनेटिक एनर्जी जो इनको मिली है वो वहीं से मिली है जहां से एनर्जी रिलीज हुई है। जितनी एनर्जी रिलीज हुई है उसका कुछ इसको मिल गया, कुछ इसको मिल गया, टोटल। अब बच्चों क्या हम k1 k2 निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, ध्यान से देखो बच्चों। हम क्या करेंगे, k1 एज इट इज रख देते हैं। बताओ k2 यहां से कितना आएगा, तो वो आएगा m1 k1 डिवाइडेड बाय m2, और ये आ गया बच्चों q। अब बताओ यहां से क्या कर सकते हैं बच्चों, k1 कॉमन कर लो, अंदर आ गया 1 प्लस m1 बाय m2, और उधर आ गया q। यहां से बच्चों k1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, m2 बाय m1 प्लस m2 इंटू q, ये आ जाएगी। मतलब क्या है बच्चों इसका, भाई m2 ऊपर चला गया। ये मतलब अगर तुम फर्स्ट की काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हो तो टोटल एनर्जी कितना रिलीज हुई है इनटू, जब तुम फर्स्ट की काइनेटिक एनर्जी निकाल लो तो सेकंड का मास रखोगे, जैसे सेंटर ऑफ मास में करते थे। फर्स्ट की काइनेटिक एनर्जी निकाल लो तो ऊपर सेकंड का मास, यानी कि जब सेकंड की काइनेटिक एनर्जी निकालोगे तो ऊपर फर्स्ट का मास आएगा। तो जरा बच्चों देखो यहां पर, तो यहां पर हम क्या बोल सकते हैं बच्चों, अगर हमें फर्स्ट की काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो सेकंड का मास अपॉन टोटल मास इंटू टोटल कितनी एनर्जी रिलीज हुई है। अगर बच्चों हमें सेकंड की काइनेटिक एनर्जी चाहिए तो फर्स्ट का मास डिवाइडेड बाय टोटल मास इंटू ये। और बच्चों ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इससे आप डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो। ठीक है, मैं अभी कुछ एग्जांपल्स दिखा रहा हूं, वहां पर आपको समझ में आएगा कि किस प्रोसेस में कितनी एनर्जी रिलीज होती है। अच्छा, जो एनर्जी रिलीज हो रही वो तो बच्चों है Q, और उस टोटल रिलीज एनर्जी में m1 को कितना मिलेगा, m2 को कितना मिलेगा, वो ऐसे करना है आपको। ठीक है, जरा बच्चों यहां पर तीन सिचुएशन मैंने ली, तीनों को ध्यान से देखो। पहली सिचुएशन क्या है, इसमें बच्चों एक स्प्रिंग है जो कि या तो x से कॉम्प्रेस्ड है या x से एलोंगेटेड है। ठीक है, जब ये बच्चों अपनी नेचुरल लेंथ में आएगी, सोचो जब ये नेचुरल लेंथ में आएगी तो कितना एनर्जी बच्चों यहां पर रिलीज होगी। तो आपको पता है इसमें हाफ के एक्स स्क्वायर की एनर्जी स्टोर थी। जब ये डिफॉर्म थी तो इसमें हाफ के एक्स स्क्वायर की एनर्जी स्टोर थी। जब ये रिलैक्स हो जाएगी तो वो हाफ के एक्स स्क्वायर की एनर्जी बच्चों रिलीज होगी। अब जो एनर्जी रिलीज होगी उसी में से एक फ्रैक्शन m1 को मिलेगा, दूसरा फ्रैक्शन m2 को मिलेगा। बात समझ में आ रही है? और कितना कितना मिलेगा वो मैं आपको बता चुका हूं कि रिलीज एनर्जी का इतना फ्रैक्शन m1 को और इतना फ्रैक्शन बच्चों m2 को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ो। अब बच्चों यहां पर देखो, अगर मान लो यहां पर कोई स्मूथ सरफेस है, ठीक, स्मूथ सरफेस है, बिल्कुल स्मूथ है, 100% स्मूथ सरफेस है। ठीक है, समझना बच्चों, ये m2 यहां पर स्लाइड होते हुए मान लो नीचे आ जाए तो बताओ कितनी एनर्जी रिलीज हुई। तो आप बोलोगे m2 पहले यहां था, अब स्लाइड होते हुए नीचे आ गया, तो बच्चों h डिस्टेंस नीचे आया, तो हम यहां पर कहेंगे m2gh। ठीक है ना, ये देखो m2gh, m2 पहले हाइट पर था अब ग्राउंड पे आ गया, तो एनर्जी बच्चों कितनी रिलीज हुई, m2gh, इतनी एनर्जी रिलीज हुई। इसी का एक फ्रैक्शन m1 को मिलेगा, दूसरा फ्रैक्शन m2 को मिलेगा। अब यहां पर आ जाओ, तीसरा केस बच्चों, ये मूव करते करते मान लो यहां आ गया, तो बताओ अपने लेवल से कितना नीचे आया, r। ठीक है, यानी कि m2 वाला अपने लेवल से r नीचे आया, तो एनर्जी कितनी रिलीज हुई बच्चों, m2gr। इसी का एक फ्रैक्शन इसको मिलेगा, एक फ्रैक्शन
इसको मिलेगा। तो डायरेक्ट बच्चों फॉर्मूला लगा के हम निकाल सकते हैं किसको कितनी एनर्जी मिलेगी। ठीक है, ये वाला पॉइंट समझ में आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। सेंटर ऑफ मास का एक और बहुत ही प्यारा एप्लीकेशन है और वो है पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, किसमें बच्चों? पोटेंशियल एनर्जी में, जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल एनर्जी एंड सेंटर ऑफ मास। बच्चों समझना, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट है। यहां पर डायरेक्ट इसके क्वेश्चन आपको मिले होंगे कहीं ना कहीं। सुनना, जैसे मान लो बच्चों कि यहां पर कोई बॉडी है, ठीक, और ये बॉडी मान लीजिए बच्चों यहां से मूव होके यहां पर आ गई। सही है, यहां से मूव होके यहां पर आ गई। अब आपसे मान लीजिए कोई ये पूछता है कि बताओ इस बॉडी की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना हुआ। ठीक, ध्यान से सुनना बच्चों। पहली बात, हम उन बॉडीज की बात कर रहे हैं जो साइज में बहुत बड़ी नहीं है, ताकि जी का वेरिएशन हम यहां पर नेग्लेक्ट करके चल रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि 1000 किलोमीटर की रॉड आपने ले ली तो वहां पर जी वेरी कर जाएगा, फिर वहां पर हम सॉल्व करते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी से। लेकिन बच्चों अगर हम जी के वेरिएशन को नेग्लेक्ट कर दें तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब अगर हम बच्चों जी को कांस्टेंट ले लें, जी को कांस्टेंट मान लें, तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वही हमारे लिए सेंटर ऑफ मास बन जाता है। सही है, अगर जी को हम यूनिफॉर्म मान लें तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर ऑफ मास एक ही है। तो हम क्या देखेंगे बच्चों कि सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर गया है। ठीक है, लेकिन वैसे हमें क्या देखना चाहिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना ऊपर गया है। लेकिन जी को हमने कांस्टेंट मान लिया तो हम सेंटर ऑफ मास से काम चलाएंगे। तो ध्यान से देखो बच्चों, सेंटर ऑफ मास मान लो पहले यहां था, ये सेंटर ऑफ मास है, ठीक। अब वो सेंटर ऑफ मास यहां चला गया, तो आपको ये देखना है कि सेंटर ऑफ मास अपने इनिशियल लेवल से कितना ऊपर चला गया। तो हाइट गेन बाय सेंटर ऑफ मास। तो आप बोलोगे कि भाई पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज हुआ है वो कितना हुआ है, एम जी, मतलब पूरे सिस्टम का मास इंटू जी, और हाइट बच्चों लोगे सेंटर ऑफ मास की, कि सेंटर ऑफ मास अपनी जगह से कितना ऊपर गया है। क्या बात समझ में आ रही है? कभी भी आपके पास बच्चों एक्सटेंडेड बॉडी आ जाए, आपको देखना है सेंटर ऑफ मास कितना ऊपर या नीचे गया है, उससे पता चलता है पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज आया है। मैं आपके सामने बच्चों एक क्वेश्चन रखता हूं, वहां से आपको आइडिया लग जाएगा। देखो बच्चों यहां पर अगर आप देखो तो 100% स्मूथ टेबल है, 100% स्मूथ टेबल है हमारे पास एक। और बच्चों इस पर आप देखो तो यहां पर एक चैन है, ये देखिए एक चैन रखी हुई है ऐसे, ठीक है ना। और इस चैन का कुछ पार्ट बच्चों देखो, इस चैन की हाफ लेंथ आपको ऊपर दे रखी है और बच्चों हाफ लेंथ यहां पर नीचे लटक रही है, ठीक है। और इनिशियली ये चैन रेस्ट में है। अब आपसे बच्चों यहां पर यह बोला गया है कि अगर पूरी की पूरी चैन टेबल से स्लिप हो जाए और नीचे बच्चों इस तरीके से गिर जाए, मतलब पूरी की पूरी एल लेंथ की चैन नीचे गिर जाए, तो जब ये पूरी स्लिप हो जाएगी तब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये हमें फाइंड करना है। अब देखना कितना आसानी से आंसर आएगा, ध्यान से सुनना बस बच्चों। हम यहां पर क्या करेंगे, हम टेबल के लेवल को मान लेंगे रेफरेंस। क्या मान लेंगे बच्चों? रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब होता है कि यहां पर पोटेंशियल एनर्जी हमारे लिए 0 है, इसको हमने रेफरेंस मान लिया। तो जरा बच्चों ये बताओ सिस्टम की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालोगे? देखो बच्चों इतने पार्ट की पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो गई, और जो पार्ट लटक रहा है ध्यान से देखो उसकी लेंथ कितनी है। तो देखो एल लेंथ में मास है में बच्चों, ये L/2 लेंथ है, तो L/2 लेंथ का मास भी कितना हो गया, M/2 हो गया। और बताओ इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो इसके भी आधे पर होगा बच्चों, इसका सेंटर ऑफ मास इसके आधे पर होगा, है ना। तो वो होगा बच्चों L/4 पे। और रेफरेंस से नीचे आ रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव लिखेंगे, मतलब माइनस बच्चों मास कितना है इसका M/2 G, और इसका सेंटर ऑफ मास कितना नीचे है L/4, तो ये हो गया -mgl डिवाइडेड बाय 8। ये तो बच्चों हो गई इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब जरा यहां पर आ जाओ बच्चों, टोटल मास जब पूरा लटक गया तो मास हो गया m। बताओ सेंटर ऑफ मास बीच में होगा, मतलब बच्चों कितने पर होगा, L/2 पर, और इसको आपने रेफरेंस माना ही है। तो अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, ध्यान से देखो, माइनस, क्योंकि नीचे आ रहे हो सेंटर ऑफ मास नीचे है तो माइनस टोटल मास mg, और सेंटर ऑफ मास कितना नीचे बच्चों L/2। अब ध्यान से सुनो बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी जितना डिक्रीज हुई है काइनेटिक एनर्जी उतना ही बढ़ जाएगी। तो आप क्या बोलोगे, पोटेंशियल एनर्जी बच्चों कितना डिक्रीज हुई है, तो इनिशियल माइनस फाइनल कर दो।
तो इनिशियल कितनी है माइनस mgl/8, और इसमें से बच्चों फाइनल वाली सब्ट्रैक्ट कर दो, तो जो डिक्रीज हुआ है पोटेंशियल एनर्जी में कितना हुआ है, तो बच्चों ये हो जाएगा mgl/2 कॉमन कर लो, 1 माइनस 1/4 बच्चों कितना हो जाएगा 3/4, यानी ये हो जाएगा 3/8 mgl। पोटेंशियल एनर्जी बच्चों इतने से डिक्रीज कर गई, तो काइनेटिक एनर्जी इतने से ही बढ़ जाएगी। मतलब आप यहां पर क्या करोगे, आप बोलोगे 3/8 इंटू mgl इज इक्वल टू बच्चों यहां पर आप लिखोगे हाफ mv²। तो बच्चों यहां देखो मास से मास कैंसिल हो गया, v की वैल्यू बच्चों यहां पर देखो 2 से कैंसिल करोगे 4 आ जाएगा, यानी 3/4 gl, और इसका रूट लो लोगे तो बच्चों ये हो जाएगा √3 gl डिवाइडेड बाय 2। क्या बच्चों आपको ये चीज समझ में आई कि हम सेंटर ऑफ मास का यूज करके पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिख सकते हैं? तो बच्चों सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड मैंने हर एक चीज यहां पर कंप्लीट कर ली। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सेंटर ऑफ मास में शिफ्ट, सिस्टम पर फोर्स, सिस्टम का कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम फोर्स में रिलेशन, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड क्वेश्चंस, ठीक है, वहां से लेकर के बच्चों और फाइनली पोटेंशियल एनर्जी तक मैंने सारी चीजें आपके साथ डिस्कस कर दी हैं। ठीक है, तो बच्चों ये वन शॉट था सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड। थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर हो गया है, लेकिन बच्चों इसमें सारी चीजें कवर्ड हैं, कैविटी वगैरह सब कुछ कवर्ड है। तो बस आपको एक काम करना है, इस वीडियो को अच्छे से देखिए, नोट्स बना लीजिए, और बच्चों एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा तो सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आप एक काम करिएगा, अपने PYQs एक बार अटेम्प्ट कर लीजिएगा। ठीक है, इससे आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि भाई सारे टॉपिक सर ने करा दिए हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वन शॉट में किसी दूसरे चैप्टर पर। अगर आपको भी लगता है कि सर ये चैप्टर मुझे ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है तो उसका नाम हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, हम उस पर भी वन शॉट बनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।